so that we can start the class without any problem. एक सवाल का थोड़ा आंसर ठीक नहीं आया था, मुझे लगता है टिक लगाने में मिस्टेक कर दिया गया था. राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया. ओपन आर्टिकल 300A of the Constitution. Open आर्टिकल 300A of the बेयर एक्ट. ओपन इट. जो आर्टिकल 300A बेयर एक्ट है वो क्या बोलता है, आप खोलिए उसको. No person shall be deprived of his property seized by authority of law. वर्ड यूज हुआ है no person. इसका मतलब क्या हुआ? आंसर राइट इज बी. शायद टिक लगाते समय मुझसे मिस्टेक हो गई, मैंने स्टेटस लगा दिया. लेकिन अगर आप आर्टिकल 300A कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ें तो उसको पढ़ने से आपके सामने क्या आता है? आंसर इज बी. आपने ये कर लिया था. हम लोग किस सवाल पर थे? हम लोग 39 BC कर लिया था. आर्टिकल हमने क्वेश्चन 53 तक किया था. क्वेश्चन 54 कर लिया हमने. वी हैव डन द क्वेश्चन 54 और नॉट? वी हैव डन क्वेश्चन 54. क्वेश्चन 54 कर लिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट मींस ए गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर आप ABCD देखें तो जो एक गवर्नमेंट है जो लिमिट होती है फ्रॉम द टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. आसान सवाल था ये. क्वेश्चन 55. देखिए क्वेश्चन 55 जो है बड़ा आसान है अगर हल्का सा आप ध्यान दें. With reference to the India, the terms हल्बी, हो एंड कुई. अगर आप ध्यान दें जो शब्द है हल्बी, हुई और कुई, यह ट्राइबल लैंग्वेज है. देखिए हम लोगों ने बहुत डांस पढ़े थे अपने क्लास में और उस क्लास में यह डांस कभी हमने सुना नहीं, हल्बी, हुई और कुई. तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये क्या है? ट्राइबल लैंग्वेज. तो आंसर क्या हो गया? डी. कम ऑन द 56. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेप इन टर्म्स ऑफ द भारत रत्न पद्म अवार्ड. आप याद करें हमने जब आपको पढ़ाया था संविधान, उस संविधान को पढ़ाते समय जो आर्टिकल थे उस आर्टिकल में हमने आपको ये समझाने की कोशिश की थी कि जो किसी उपाधि या पदवी को रोकते हैं, और हमने यह डिस्कस किया था कि क्या पद्मा अवार्ड कोई उपाधि है या नहीं है. अगर आप याद करिए कौन सा आर्टिकल था? जल्दी लिखो. बताइए कौन सा आर्टिकल था? राइट फास्ट. जल्दी लिखो, कोई भी आदमी फास्ट लिखो. कि क्या ये हम लोगों ने डिस्कस किया था नहीं किया था? किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा है. हम लोगों ने आर्टिकल 18 पढ़ते समय तो अब देखिए मेंस का सवाल बनाइए. व्हाट इज द मेंस क्वेश्चन? व्हाट इज पद्मा अवार्ड? लिखिए मेंस का सवाल लिखिए. ये मेंस का सवाल हमने डिस्कस किया हुआ है अपने पिछले क्लास में भी. प्लीज ऑफ द माइक, प्लीज ऑफ द माइक. सवाल क्या था? व्हाट इज अ पद्मा अवार्ड, और क्या वो आर्टिकल 18 का वायोलेशन करते हैं? द क्वेश्चन आई हैव जनरेटेड इन द क्लास कि व्हाट इज द पद्मा अवार्ड, आर दे आर वायोलेटिंग द आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कि पद्म पुरस्कार क्या है, क्या वह संविधान के अनुच्छेद 18 का उल्लंघन करते हैं? यह एक सवाल बन रहा है. अब इस पद्म अवार्ड पे सवाल उन्होंने बना डाला. अब सवाल उन्होंने क्या बना डाला कि भारत रत्न और पद्मा अवार्ड्स आर टाइटल्स अंडर आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आप याद, मैंने अपने पिछले लेक्चर में ही ये साफ साफ कह दिया था कि वह जो पद्मा का अवार्ड है, यह पद्म अवार्ड किसी भी तरह से क्या अंडर आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में आता है नहीं आता है? कंसेप्ट स्टेटमेंट इन द भारत रत्न और पद्मा अवार्ड. भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड्स आर टाइटल्स अंडर द आर्टिकल 81 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. बोलो सही है या गलत है? बोलिए.
अब क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द आर नॉट करेक्ट। अब अगर नॉट मिस कर दोगे सवाल गलत हो जाएगा, अगर आप नॉट लिख दोगे तो सवाल गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या था, भारत रत्न पद्मा अवार्ड आर्टिकल 18(1) के अंदर यह एक टाइटल नहीं माने जाते हैं। दूसरा, पद्मा अवार्ड्स विच वेर इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1954 वेर सस्पेंडेड ओनली वंस। ये भी मैंने आंसर किया था कि जनता सरकार ने, जो जनता दल की गवर्नमेंट आई थी 1977 में, उसने एक ब्रीफ पीरियड के लिए टिल 1980 जब तक सरकार में रही उस समय तक इसको सस्पेंड किया गया। याद आया कि जो ये बनाया गया था यह उस समय तक के लिए सस्पेंड किया गया था। तो पद्मा अवार्ड विच इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1954 वेर सस्पेंडेड ओनली वंस। तो अब ये क्या है, ये गलत है, ये सॉरी ये सही है। तो सवाल क्या है, विच आर नॉट करेक्ट। तो पहला नॉट करेक्ट है, तो ये हो गया आपका। ये करेक्ट है तो हट जाएगा, यह वाला करेक्ट है तो हट जाएगा। तो जब हट जाएगा तो आपका ये हटा के देखो। अब जो दूसरा हट रहा है उसको हटा के देखो आप, आंसर आपको यहां से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, पता है मेरे को, टेल मी। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट भारत अवार्ड विच ऑफ द स्टेटमेंट नॉट करेक्ट। यह करेक्ट नहीं है, यह करेक्ट है। यह जो करेक्ट है कि जो इंस्टीट्यूट किया गया 2 जनवरी 1954 को इंस्टीट्यूट किया गया था और इसको एक बार उन्होंने सस्पेंड किया गया था। गॉट इट। तीसरा है, द नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड इज रिस्ट्रिक्टेड मैक्सिमम ऑफ 5 इन ए पर्टिकुलर ईयर। अब क्या है, जो यह अवार्ड दिया जाता है, यह अवार्ड ओरिजिनली दिया जाता था लिमिटेड किसको, अचीवमेंट है आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड पब्लिक सर्विस पे। लेकिन गवर्नमेंट ने इस क्राइटेरिया को एक्सटेंड कर दिया और ऐड कर दिया एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर, एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर। तो एक सवाल आपका और क्या तैयार हुआ कि 2011 में ये एक्सटेंड हो गया। तो अगला सवाल प्रीलिम्स का एक और क्या हो गया, भारत रत्न अवार्ड किन किन क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। तो पहले कौन कौन से क्षेत्र थे, पहले थे आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड पब्लिक सर्विस। पहले कौन कौन से थे, आर्ट, लिटरेचर, साइंस, पब्लिक सर्विस। दो 2011 में ये एक एक दो तीन, 2011 में एक और जोड़ दिया गया। तो अगर सवाल हो जाए कि भारत रत्न अवार्ड किन किन क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है, तो आर्ट, लिटरेचर, साइंस, पब्लिक सर्विस एंड एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एनेवर, कोई मानवता के लिए कार्य के बारे में प्रदान किया जाता है। क्लियर और नॉट क्लियर। जो रिकमेंडेशन होती है फॉर भारत रत्न, ये प्राइम मिनिस्टर मेड करता है, प्रेसिडेंट, with a maximum 3 nominees being awarded 3 years। मैक्सिमम 5 नहीं है, 3 है। मैक्सिमम 3 nominees of a particular year। तो यह क्या है, यह सेंटेंस क्या है, भारत रत्न अवार्ड आर टाइटल अंडर आर्टिकल, ये सेंटेंस गलत है। बाद में अवार्ड विच वेर इंस्टीट्यूटेड वेर सस्पेंडेड ओनली वंस, ये सही है। यह रॉन्ग है, यह राइट है, यह रॉन्ग है। ये सवाल यूपीएससी विड्रॉ करेगी मेरे हिसाब से, क्योंकि उत्तर नहीं मिल रहा है। बताइए, यह रॉन्ग है, यह राइट है, यह रॉन्ग है।
गॉट इट? बताइए। इसका मुझे उत्तर नहीं समझ आ रहा है। जस्ट सी द आंसर, जस्ट सी द एक्सप्लेनेशन और सी द आंसर। दिस क्वेश्चन इज नॉट एबल टू बी सॉल्व बाय द आंसर्स गिवन। भाई मुझे सॉल्व होता नहीं दिख रहा है। आई हैव गिवन ऑल द आंसर्स पॉसिबल। विच ऑफ द, आप अपना पेपर देखिए, पेपर क्या है, विच आर नॉट करेक्ट, कौन सही नहीं है। तो सही कौन कौन सा नहीं है? ए सही नहीं है और सी सही नहीं है। अब इसमें ए और सी कौन सा, ये वाला है सी, अगर है तो ये है अगर, लेकिन 1 3 लिखा हुआ है। तो अगर सॉल्व होता दिख रहा है सिर्फ वहां से, यहां से दिखा सी से। अब ए बी 3 और 1 3 दिखा है, कंफ्यूजन क्रिएट किया हुआ है कि ए बी सी और 1 3 का कंफ्यूजन है यहाँ पे। अगर ए बी सी 1 3 माना जाए तो आंसर सी आ रहा है। गॉट इट? देखिए सारा मैंने आपके सामने तथ्य रख दिया। नाउ यू सी कि हाउ क्वेश्चन कैन बी सॉल्व। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The United Nations Capital Development Fund (UNCDF) and the Abroad Day Foundation have been recognized Hyderabad as 2020 Tree City of the World. बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है और इसको जरूर समझने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए अब जो ये है, जो ट्री सिटी का इशू है, इसमें पहली चीज क्या रही है कि जो यूनिक डिस्टिंक्शन हैदराबाद को हुआ है, हैज बिकम द ओनली सिटी इन इंडिया टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। किसने? एरबोर डे फाउंडेशन एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यह वाला फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यह तो सही है। यह सही नहीं है। तो जो यूनिक उनको प्राप्त हुआ है वो क्यों प्राप्त हुआ है? एब्रॉड डे फाउंडेशन और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑपरेशन। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। दूसरा क्या है? Hyderabad was selected for the recognition for a year following its commitment to grow and maintain the urban forest. दूसरा स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। तो आंसर क्या हुआ? आंसर डी हुआ। ये और ओके 58। अच्छा ऑप्शन ठीक लिखा है। ओके ओके अभिनव, ऑफिशियल मैंने नहीं देखा, मैंने नेट से डाउनलोड किया। अच्छा ओके, आंसर मैंने आपको बता दिया। अब आंसर से आप इसको कंक्लूड कर लोगे किस तरह। अब किस तरह से इसका, अगर इस तरह लिखा है तो शायद यूपीएससी विड्रॉ करे, चूंकि उत्तर में कंफ्यूजन आ गया है। नहीं, कंफ्यूजन क्यों है? कंफ्यूजन राइटिंग में हमको दिख रहा है। अगर ऑफिशियल में ठीक है तो एकदम ठीक है। आवर इंटरेस्ट टू एक्सप्लेन द पेपर। मैंने आपको सही आंसर बता दिया। अब उस सही आंसर के बाद किस तरह से कंक्लूड होता है, यू कैन कंसीड। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द लॉरेन वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड विच वाज इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 2000। पहला है, अमेरिकन गोल्फर टाइगर वुड वाज द फर्स्ट विनर ऑफ दिस अवार्ड। दूसरा, द अवार्ड वाज रिसीव्ड मोस्टली बाय द फॉर्मूला 1 प्लेयर सो फार। तीसरा, रोजर फेडरर रिसीव्ड दिस अवार्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम कंपेयर टू अदर्स। ये रोजर फेडरर के बाद इसके बारे में बहुत बात होने लग गई है। अब देखिए, जो स्विस टेनिस प्लेयर है रोजर फेडरर, उनके पास एक रिकॉर्ड है फॉर द मोस्ट अवार्ड विद 6 5 विद द 6
5 फॉर द स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर एंड 1 फॉर द कमबैक ऑफ द ईयर। और जो इनॉग्रल विनर थे अवार्ड के वो अमेरिकन गोल्फर थे टाइगर वुड, हु फिनिश द 1919 सीजन विद 8 विंस। ऐसा फीट है जो अचीव नहीं किया गया सिंस 1974। और जो फॉर्मूला 1 है हैज वन 4 अवार्ड्स, टेनिस हैज द मैक्सिमम 11 अवार्ड्स। आंसर क्या है? सी। अब देखिए इसमें तो कुछ ज्यादा विश्लेषण है नहीं, आप जानते हो तो कर लोगे, नहीं जानते तो नहीं कर पाओगे। अब ये वाला उत्तर गलत हो गया, सिर्फ बी वाला। बी वाला गलत क्यों हो गया? कि द अवार्ड वाज रिसीव मोस्टली बाय फार्मूला 1 प्लेयर सो फॉर। अब आंसर क्या है कि फार्मूला 1 ने 4 बार जीता है और टेनिस ने जीता है 11 बार, तो ये वाला गलत हो गया। इसको 4 टाइम उन्होंने जीता है, उन्होंने 11 टाइम जीता है। तो ये सवाल आसान सा फैक्चुअल है, कोई बड़ा इशू इसमें है नहीं। 59, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट ऑफ द 32nd समर ओलंपिक। अगर आपको पहला आता है तो आप सवाल तुरंत सॉल्व कर जाओगे। जो ऑफिशियल मोटो था ओलंपिक का वो क्या था? यूनाइटेड बाय इमोशंस। यहां क्या है? ए न्यू वर्ड। ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। तो सवाल अपने आप टू ओनली हो गया, कोई ज्यादा बहस की गुंजाइश अगर आपको एक ही है। अब आते हैं दूसरे पे। अगर आपको यही पता है तो आप लोगों सिर्फ टू ओनली है, लेकिन आप टू भी एग्जामिन करो जरा से। अगर आपको सिर्फ एक ही आंसर आता है तो बोलोगे ए ओनली हो गया, लेकिन यहां से काम होगा नहीं। इतना आसान यूपीएससी शायद करेगी, मुश्किल है। अब आते हैं दूसरा पॉइंट क्या है? स्पोर्ट्स, क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केट बोर्डिंग, कराटे, बेसबॉल और इंक्लूडेड इन द ओलंपिक दिस ईयर। अब जो डिसिप्लिन एडेड की गई थी बाय जापानीज ओलंपिक कमेटी वो क्या थी? बेसबॉल थी, कराटे थी, सॉफ्टबॉल थी, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग थी, सर्फिंग थी, स्केट बोर्डिंग थी। अगर इसको आप देखें तो क्या ये है? ये भी गलत हो गया। ये सवाल बड़ा मुश्किल सवाल था, मैं इस सवाल को मुश्किल मानता हूं। इस सवाल आप लोग गलत कर दोगे तो कोई मुझे ज्यादा उसमें आपसे शिकायत नहीं होगी, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है कि एक एक चीज इतनी याद रखी जाए। तो जो उन्होंने डिसिप्लिन ऐड किया, आप लिख लीजिए, डिसिप्लिन ऐड की थी बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, कराटे, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केट बोर्डिंग। इसमें जो स्केट बोर्डिंग है, सर्फिंग है, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग है, कराटे है, यह पहली बार यूज की गई थी। कोई प्रॉब्लम? चलिए आते हैं अगले पे। तो क्या हो गया? दोनों गलत है, नाइदर वन नॉट टू। आईसीसी वर्ल्ड कप। अब देखिए ये तो यार सवाल क्या है, बड़ा ये डिस्कशन में था, क्योंकि जो ये दोनों पॉइंट थे दोनों इंटरेस्टिंग पॉइंट थे। जो फाइनलिस्ट है वेर डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ मैचेस दे वन, परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स अर्न। वो जीते थे किससे? परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स अर्न। तो जो डिसाइड किया गया था वो नंबर ऑफ मैचेस या परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स अर्न से था, तो ये गलत हो गया। दूसरा, न्यूजीलैंड वाज रैंक्ड अहेड ऑफ इंग्लैंड बिकॉज इट वन मोर मैचेस देन इंग्लैंड। ये भी गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? न्यूजीलैंड चैंपियन हुआ था इंडिया को हरा के, अब बड़ा ही थ्रिलिंग मैच हुआ था। न्यूजीलैंड चैंपियन हुआ था इंडिया को हरा के, और बड़ा थ्रिलिंग मैच था वो, नेल बैटिंग मैच जिसको बोलते हैं। इसलिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 60 है, डी सही हुआ। क्लियर? कम ऑन द नेक्स्ट। कोई गलती हो लिख देना भाई, मैं भी ह्यूमन बीइंग ही हूं। राइट टू द सिटी। अब देखिए ये न्यूज का सवाल है, यह एक न्यूज का सवाल है। राइट टू सिटी इज एग्रीड ह्यूमन राइट
And UN Habitat monitors the commitment made by each country in this regard. Question number 1. Statement 1 है. दूसरा है, right to city gives every occupant of the city right to reclaim public space and public participation in the city. 1st October 2018. फर्स्ट अक्टूबर 2018 डे डिजाइन किया गया बाय यूनाइटेड स्टेट एज वर्ल्ड हैबिटेट डे. वर्ल्ड हैबिटेट डे. यूनाइटेड नेशन ने 1 अक्टूबर 2018 को डिजाइन किया, बनाया वर्ल्ड हैबिटेट डे. ये क्या है? जो ह्यूमन राइट है रिलेटेड टू हैबिटेट. ये क्या है? ह्यूमन राइट रिलेटेड टू हैबिटेट. ह्यूमन राइट रिलेटेड टू हैबिटेट. जो आपका निवास है, निवास के संबंध में जो मानव का एक अधिकार है, मानवाधिकार है, जो रहने के संबंध में रिहायशी मानवाधिकार. यह रिहायशी मानवाधिकार की बात करता है. इसका लक्ष्य क्या था? कि वर्ल्ड को इस बात को रिमाइंड किया जाए दैट वी हैव द पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्पेस द फ्यूचर ऑफ आवर सिटीज एंड टाउन्स बट ऑल्सो आवर फ्यूचर इन द वाइडर ह्यूमन हैबिट. तो यह अपनी उत्तरदायित्व को समझने की बात थी कि हम अपने उत्तरदायित्व को समझें एक वाइडर ह्यूमन राइट के संबंध में. और 31 अक्टूबर 2018 कहते हैं हमने एक डे बनाया फॉर द राइट टू द सिटी. और 31 अक्टूबर 2018 31 अक्टूबर 2018 हमने क्या बनाया? राइट टू सिटी. द डे फॉर द राइट टू सिटी. डे फॉर द राइट टू सिटी. डे फॉर राइट टू सिटी हमने बनाया. अब क्या था? इट इज राइट ऑफ ऑल इनहेबिटेंट्स प्रेजेंट एंड फ्यूचर. और 10 दिसंबर हमारा होता है ह्यूमन राइट डे. ये हमारा है ह्यूमन राइट डे. इसका कोई ताल्लुकात नहीं है, लेकिन मैंने इसे लिख दिया, हमको याद आ गया. अब आते हैं सवाल पे. Right to city is an agreed human right and UN Habitat monitors the commitment made by each country in this regard. सही है गलत है? जल्दी लिखो. It is right. अब दूसरा देखिए. Right to city gives every occupant of city the right to reclaim public space and public participation in the city. नहीं, ये गलत है, ये सही नहीं है. अभी हमने क्या बताया आपको? यह जो दूसरा सेंटेंस है ये ठीक नहीं है. क्यों ठीक नहीं है? कि राइट टू जो ये है दूसरा सेंटेंस है कि हर आदमी को राइट देता है रिक्लेम पब्लिक स्पेस. ऐसा नहीं है. ये क्या है? यह एक प्रेजेंट और फ्यूचर की बात कर रहा है. तो यह बात कर रहा है इंडिविजुअल. यह बात कर रहा है इंडिविजुअल की. अगर आप इसको ठीक से पढ़ें तो यह इंडिविजुअल की बात कर रहा है. जब ठीक से पढ़िए आप इसको. रीड केयरफुली. Right to city means the space cannot deny any public service or facility to the unauthorized colonies in the city. यह एक इंडिविजुअल बात कर रहा है. राइट टू सिटी का कॉन्सेप्ट इंडिविजुअल बिल्कुल नहीं है. इंडिविजुअल लिबर्टी से कोई ताल्लुकात नहीं है. यह राइट है टू चेंज आवर सेल्फ बाई चेंजिंग सिटी. यह है क्या? चेंजिंग आवर सेल्फ टू चेंज सिटी. ध्यान देखिएगा इसको आप. ये सवाल कठिन सवाल है.
चेंजिंग आवर सेल्फ्स टू चेंज सिटी, मतलब हमको अपने आप को बदलना होगा अपने शहर को बदलने के लिए। हमको अपने आप को बदलना होगा शहर को बदलने के लिए। तालिबान एपिसोड क्या आया है सुशील? हमको अपने आप को बदलना होगा शहर को बदलने के लिए, और यह कलेक्टिव पावर की बात कर रहा है। अब जरा इसको हम मेंस की तरफ लेकर चलते हैं, इस इशू को हम मेंस। हाँ सुशील, यूरोप विकास ऑफ तालिबान एपिसोड, व्हाट इज दिस? हैबिटाट प्रॉब्लम एंड ह्यूमन राइट। ओके, जरा एक्सप्लेन करो इसको कि हाउ इट इज हैविंग रिलेशनशिप विद द तालिबान प्रॉब्लम। अब चलिए इसको हम थोड़ा से, अब इसको लेके चलो, आप इस सवाल को आप लेके चलो अपने संविधान की तरफ, पॉलिटिक्स के सवाल की तरफ। आप अपना बेयर एक्ट खोलिए। आप बेयर एक्ट में कुछ कहते हैं, कुछ संविधान के जो प्रोविजन में लिख रहा हूं उसको आप खोलिए। 39D, 42, 47, 48A, 39D, 42, 47, 48A, 51AG। अब इन प्रावधानों को आप अपने उत्तरदायित्व से जोड़िए। ओके 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 ओके। लेकिन तालिबान प्रॉब्लम तो अभी हुई है, ये हैबिटाट डे तो 2018 का है, बट आई कैन अंडरस्टैंड ये सवाल उससे जुड़ सकता है। नाउ शहर बेहतर कैसे हों, ये कॉन्सेप्ट आ गया। आप इस परिप्रेक्ष्य में आप इन संविधान के उपबंधों को पढ़ें। चलिए हम लोग साथ साथ पढ़ते हैं। रीड, वी शुड रीड टुगेदर। पढ़िए 39D। 39D में स्ट्राइकिंग पॉइंट क्या है? व्हाट इज स्ट्राइकिंग पॉइंट 39D? जल्दी बताइए, व्हाट इज द स्ट्राइकिंग पॉइंट इन 39D? ये सवाल ऐसे ही बनते हैं, दिमाग ऐसे ही काम करता है। स्ट्राइकिंग पॉइंट 39D में क्या है? कैसे? हाउ आई रोड 39D? सॉरी ये नहीं आएगा, नहीं नहीं इसको काटिए, नहीं इसको काटिए। 42, सॉरी 42, जस्ट ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। ये आ रहा नहीं आ रहा है? 47 स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये भी नहीं आ रहा है। 47 स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। (48A) environment। 51G, 51AG environment, forest, lake। environment, forest, lake, इसमें क्या काम आएगा? environment and lake। हमने ये दो काट दिया, अब क्या क्या रह गया? 47, 48A एंड 51AG। सवाल जो आएगा उस सवाल में आप इसको तीनों को मिला के आप अगर 25 शब्द लिख गए, आपका सवाल बेहतर हो गया। अब वो सवाल क्या हो सकता है? यू जस्ट सी द क्वेश्चन।
What may be the question? The right to city is a fundamental right. Just see, right to city is a fundamental right. इसको और हम स्विच करते हैं, every person has a fundamental right to have the right to city. The United Nations have understood this concept and declared the issue of to city. What action we have taken for having a good city and what measures need to be taken. आप राइट टू सिटी का जो सवाल शुरू होगा वह राइट टू सिटी के कॉन्सेप्ट से शुरू होगा। तो आप राइट टू सिटी के कॉन्सेप्ट को आप लिखिए। उस कॉन्सेप्ट को लिखने के बाद जब आप आगे बढ़िए, जब आप इस सवाल को खत्म करने लगिए, बीच में आप इसको डालिए 47, 48 ए एंड 51 ए जी। ये संविधान के 3 प्रावधान जो हमारे हैं वो इस बात की वकालत करते हैं, एडवोकेट करते हैं कि राज्य को या व्यक्ति को, 51 ए जी किसके लिए है? ये व्यक्ति के लिए है, यह व्यक्ति का मौलिक कर्तव्य है, यह राज्य के लिए है। आप दोनों को मिक्स, अगर आपने दोनों को अलग अलग कर दिया तो आपका उत्तर और अच्छा हो गया। अगर आपने बीच में एक लाइन खींच ली, राज्य और व्यक्ति के बीच आपने अगर एक लाइन खींच ली, यस टानू, जो आपने प्रोटे इंप्रूव नेचुरल एनवायरनमेंट इनटू फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ। अब आपके काम का 2 मिल गया है इसमें, नेचुरल एनवायरनमेंट एंड लेक्स। हर शहर में लेक होती है, कहा जाता है ज्यादा से ज्यादा लेक होनी चाहिए। तो आप 51 जी को जब आप इस्तेमाल करेंगे, आप सिर्फ 2 शब्द उठाएंगे, नेचुरल एनवायरनमेंट एंड लेक्स। फॉरेस्ट और रिवर सिटी में नहीं आ रहा, लेकिन इसका इंप्लीकेशन क्या होगा कि ज्यादा फॉरेस्ट होंगे तो उसका असर शहरों में भी आता है। आई डू नॉट नो हाउ द क्वेश्चंस में बी फ्रेम्ड, आई एम जस्ट गिविंग द आइडिया कैसे क्वेश्चन का आंसर बेहतर हो सकता है, हाउ वी कैन है बेटर आंसर। अगर हमने कोई ऐसा सवाल आया जो सैनिटेशन पे आ रहा है, अच्छे शहरों पे आ रहा है, स्वच्छता पे आ रहा है, तो आप व्यक्ति और राज्य के उत्तरदायित्व को कैसे लिखेंगे? तो व्यक्ति और राज्य के उत्तरदायित्व, अर्बन फॉरेस्ट्री, यस सुशील, अर्बन फॉरेस्ट्री बहुत बड़ा इशू है। अब अर्बन फॉरेस्ट्री में आपको 47, 48, 51 एजी तीनों मिल रहा है आपको। तो राज्य के और व्यक्ति के कर्तव्यों को कैसे आप सामने लेके आ सकते हैं? राज्य के कर्तव्य में 47, 48 आ रहा है, व्यक्ति के कर्तव्य में 51 एजी आ रहा है। अब आप राइट टू सिटी के कॉन्सेप्ट में वापस जाइए, सवाल आया हुआ है। इट इज टॉकिंग अबाउट द स्टेट एंड इंडिविजुअल, both has the responsibility for the same. Got it? लिख लोगे ना आप? तो विथ रेफरेंस, आइए क्वेश्चन नंबर 62, 61 हो गया था ना। कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 62। 62 क्वेश्चन नंबर क्या है? 62 है विथ रेफरेंस टू द इंडिया जुडिशियल। ये बड़ा आसान सा सवाल है। या तो विथ जुडिशियल कस्टडी मींस an accused is in the custody of the concerned magistrate and such accused locked up in a police station. ये तो गलत हो गया ना यार। तो दिस क्वेश्चन इज दिस रॉन्ग। जब जुडिशियल कस्टडी में आदमी आता है तो पुलिस स्टेशन नहीं जाता है, कहां जाता है? जेल में जाता है। ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंटरोगेट द सस्पेक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। दूसरा भी गलत हो गया। क्यों? जुडिशियल कस्टडी में पुलिस ऑफिसर के पास अधिकार, दूसरे में क्या, सॉरी, दूसरे में क्या है सर? दूसरा सही है। ड्यूरिंग कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज केस इज नॉट अलाउड टू इंटीग्रेट द सस्पेक्ट। यस, पहला गलत, दूसरा सही। क्या है? जब जुडिशियल कस्टडी होती है तो पुलिस ऑफिसर जो होता है उसके पास अधिकार होता है इंट्रोगेट करने का, लेकिन कब होगा? जब वह कोर्ट से परमिशन लेगा। तो क्या हो गया? दूसरा सही हो गया। तो आंसर क्या हुआ बताओ? क्लियर? कम ऑन नेक्स्ट।
With reference to India, consider following statements. पहला, when a prisoners make out a sufficient case, parole cannot be denied to such prisoners because it becomes a matter of his right. अब ये तो सवाल prima facie गलत है, मतलब ये आंसर क्यों? पैरोल आपका राइट नहीं है. It can be denied. It is a plea that compassionate ground I need to be allowed to go. पहला गलत हो गया. दूसरा क्या है? स्टेट गवर्नमेंट हैव देयर ओन प्रिजनर्स रिलीज ऑन पैरोल रूल्स व्हिच आर द. अब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप खोलिए एंट्री 3 ऑफ स्टेट लिस्ट, खोलिए संविधान का 7th शेड्यूल खोलिए आप, स्टेट लिस्ट एंट्री नंबर 3, ओपन इट. कॉन्स्टिट्यूशन 7th शेड्यूल एंट्री 3 मिल गया? क्या लिखा है उसमें? बताओ क्या लिखा उसमें? ऐसे ही आदमी सीखता है कि दिमाग तेज काम करता है. क्या लिखा बताओ उसमें? स्टेट लिस्ट एंट्री 3 कॉन्स्टिट्यूशन, क्या लिखा बताइए इसमें आप? प्रिजन लिखा हुआ है? एंट्री 4 है 3 है? मेरा 3 होगी जो मुझको याद आ रहा है. लेट मी सी. स्टेट लिस्ट आप एंट्री देखिए. सॉरी एंट्री 4, सॉरी हाँ एंट्री 4, एंट्री 4, सॉरी एंट्री 4 मिल गया. प्रिजन, इसका मतलब क्या हो गया? मिल गया आंसर? नहीं मिला आंसर? स्टेट के पास राइट है रेगुलेट करने का, तो आंसर क्या होगा? बोलिए आंसर क्या होगा? यस, क्लियर? एनी कंफ्यूजन? मजाक नहीं आ रहा है? अगर मजा नहीं आ रहा तो बेकार है. अगर आपको क्लास में मजा ना आवे तो फिर क्लास बेकार है, फिर बंद कर देनी चाहिए. अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी आपको एक्साइटमेंट नहीं दे रही है, आपको मजा नहीं आ रहा है, तो यार कोई बेकार, फिर कोई फायदा नहीं करने का इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन 65. ए लेजिस्लेशन 65 sorry 64. At national level, which ministry is the nodal agency to ensure effective implementation of the scheduled tribe and other tribal forest dwellers? यार ये तो आसान सा है, ये तो बड़ा सिंपल सा है, तो आसान सवाल है, तो इसमें कोई इशू नहीं है. 65. A legislation confirms on the executive or administrative authorities an unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of application of law violates which one of the following articles of the Constitution? इसका आंसर बताने की जरूरत है? इसको बताने की जरूरत है? 14. स्टेट सवाल है ये, एकदम स्टेट सवाल है, इसमें कुछ नहीं रखा हुआ है. अगर आप पढ़िए जो आर्टिकल 14 की लैंग्वेज है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, वो अपने आप इसको एक्सप्लेन कर दे रही है. क्वेश्चन 66. Which one of the following in Indian polity is an essential feature that indicates that is a federal in character? अब जरा सवाल पढ़िए ठीक से. फेडरल कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट क्या है? What is the requirement of the federal character? सुप्रीम कोर्ट का एक लाइन है, वो लाइन में पढ़ता हूं, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा. सुप्रीम कोर्ट हैज ऑब्जर्व्ड दैट Indian Constitution is basically federal in form and is marked by the traditional character of federal system, namely supremacy of the Constitution, division of power between the union and the state,
एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ये सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है गंगाराम मूलचंद के केस में, AIR 2001 में। गंगाराम मूलचंद वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया। गंगाराम मूलचंद के केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इस जजमेंट को अगर आपको पढ़ना है, इस जजमेंट का क्रक्स दिया है डीडी बसु की किताब में, पेज नंबर, डीडी बसु की किताब में पेज नंबर कौन सा, पेज नंबर 57। पेज 57 में डीडी बसु की किताब में साथ जिक्र भी है, पेज 57 डीडी बसु। मैं फिर लाइन पढ़ रहा हूं, 4 लाइन क्या है। The Supreme Court has observed that Indian Constitution basically federal reform and is marked by the traditional characteristic of the federal system: supremacy of the Constitution, division of power of the Union State, and existence of an independent judiciary. Now you see the answer. You see the answer. मिल गया? क्वेश्चन सॉल्व हुआ नहीं हुआ? हो गया सॉल्व? मेरे लेक्चर में ये सेम पैराग्राफ है जो मैं आपको पढ़ा रहा था, सेम पैराग्राफ, मुझे ठीक से याद है वो पैराग्राफ। जैसे मैं सवाल देखा मुझे तुरंत रिफ्लेक्ट कर गया। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन 67। Which one defines the term state? ओपन आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सवाल है पॉलिटिकल थॉट का। आई एम सॉल्विंग फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। ओपन आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओपन आर्टिकल 12, ये सवाल पॉलिटिकल थॉट का है। ठीक है, मैं इसको आप कॉन्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर देता हूं। ओपन आर्टिकल 12 ओपन किया। आर्टिकल 12 क्या है? आर्टिकल 12 है क्या? आर्टिकल 12 बात करता है डिफिनीशन ऑफ स्टेट। मिला आर्टिकल 12? अब आर्टिकल 12 को पढ़ते समय आप उसकी लास्ट लाइन जाइए, कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मिल गया? यू गॉट दिस? आर्टिकल 12 लास्ट लाइन, कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाउ ट्रेस बैक, स्टेट क्या क्या इंक्लूड करता है, और उसके बाद क्या बोलता है? अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब सवाल पे आइए। Which one of the following best defines? शब्द क्या है? बेस्ट डिफाइन। मैं फिर भी ये सवाल पॉलिटिकल थॉट का है, लेकिन संविधान कैसे सॉल्व करा मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ए कम्युनिटी ऑफ पर्सन परमानेंटली ऑक्युपाइड डिफरेंट टेरिटरी independent of external control and possessing an organized government. दूसरा, a politically organized people of a defined territory and possessing an authority to govern them, maintain law and order, protect their natural rights and safeguard their means of sustenance. तीसरा, a number of persons who have been living in the different territory for a very long time with their own culture, tradition and government. D, a society permanently living in definite with a central authority and executive responsible to the central authority and an independent judiciary. बताइए क्या आंसर होगा? बताएं, गिव द आंसर। जो अपना डिफिनीशन है स्टेट का, उस डिफिनीशन ऑफ स्टेट को आप संविधान के फेडरल नेचर से
आप कंफ्यूज न करें। पॉलिटिकल थॉट से जो एक स्टेट की परिभाषा विकसित होती है, उससे आप समझने की कोशिश करें। तो आंसर क्या हो गया? ए हो गया। कम ऑन द क्वेश्चन 68। With reference to Indian judiciary, consider the following statements. Any retired judge of the Supreme Court of India can be called back to sit by the Chief Justice of India with prior permission of President of India. Open Article 128. Open Article 128 of the Constitution. Open. सर दिस इज सुशील। हाँ सर उसका आंसर बी होगा कि ए होगा? ए। एनसीईआरटी में तो बी दिया हुआ था। किसमें भी दिया है? एनसीईआरटी में डेफिनेशन जो दिया है और द स्टेट की, उसमें तो बी दिया हुआ है, पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपल ऑफ डेफिनेट टेरिटरी एंड पोजीशन अथॉरिटी। A community of person. Yes, B. Sorry, sorry. B होगा. Yes. You're right. B होगा. Yes, B होगा. So because permanently. Yes. Sorry. हाँ, B होगा. Yes. देखो आप क्या करो, जो आर्टिकल 12 को फिर से पढ़ो। एनसीईआरटी ने दिया, हम इसको एनसीईआरटी में, आप इसको फिर से पढ़ो। आप जो 12 की डिफिनेशन फिर से पढ़ो। यस, बी होगा। सॉरी, बी होगा। A political organized territory and possessing authority to govern them, maintain law and order, protect their natural rights, and safeguard their remains of substance. सुशील, मैं समझता हूं यार बी ही होगा। ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट। 1 minute. Let discuss this aspect. Organized government, authority to govern. There's 2 important points we need to understand. Let's discuss this issue. पहला में क्या है? कम्युनिटी ऑफ पर्सन परमानेंटली ऑक्युपाइंग टेरिटरी, ए पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपल। इसकी क्या जरूरत है? इज देयर रिक्वायरमेंट ऑफ पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपल? डिफरेंट टेरिटरी, यस। possessing authority to, देख क्या है, क्वेश्चन क्या है? Which one of the best defined? एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है? जस्ट रीड एनसीईआरटी। सुशील, जस्ट रीड एनसीईआरटी। जस्ट रीड एनसीईआरटी। जरा इसको समझने की कोशिश करिए। क्या स्टेट बनने के लिए पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपल की जरूरत है क्या? वेयर इज नीड टू हैव ए पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपल? आप दोनों को देखें। ए कम्युनिटी ऑफ पर्सन परमानेंटली ऑक्युपाइंग डेफिनिट टेरिटरी, independent of external control, possessing an organized government. बी में क्या है? ए definite territory, सेम है। possessing an authority to govern, maintain law and order, protect the natural right, and safeguard their means of sustenance. पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज की क्या जरूरत है? जरूरत? बताइए मेरे को आप। नित्या है क्लास में? कोई पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट है क्लास में? नित्या, आर इन क्लास? बताओ नित्या, गिव आंसर। Sir, it's B only because in my means notes also of pol science I have read कि state के लिए we need 4 conditions and it is and one of the condition is organized territory, then centralized authority. So both are there in B, in option number B. अच्छा, ए और बी में फर्क बताओ क्या है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी? हाउ यू आर टेकिंग बी नॉट ए? उसमें politically नहीं दिया है ना। You want to say there is need to be political organization for making a state. Nitya, just see. Sir, without political government, how can one take any
There is government. Is it required to have political government? अगर मोनार्की है किसी राज्य में, क्या वो स्टेट नहीं होगा? क्या डिक्टेटरशिप है किसी राज्य में, क्या वो गवर्नमेंट नहीं होगा? My whole objection between B and A is politically organized people. Anyone else can throw the light? सुशील बताओ इस पे। क्या हम अफगानिस्तान को स्टेट नहीं कहेंगे? इतने कंट्रीज में मोनार्की है, उसको हम स्टेट नहीं करेंगे। आप इसका जवाब क्या दे सकते हो कि सर मोनार्की है तो पॉलिटिकली क्यों नहीं है? यहां वर्ड डेमोक्रेटिक का इस्तेमाल नहीं हुआ है। Just try to extend the argument in the bit further. Our purpose is to extend the argument. हमारा solution से ज्यादा इंटरेस्ट इसमें है। क्या राजतंत्र पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज नहीं होता है? होता है। पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज, डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइज, दीज आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट। तो कोई भी राजतंत्र है वह भी एक पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज होता है। तो अगर उससे देखो तो पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज पीपुल ऑफ ए डेफिनेट टेरिटरी एंड possessing अथॉरिटी टू गवर्न देम, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, प्रोटेक्ट देयर नेचुरल राइट्स एंड safeguarding their means of substance. अब ऊपर जाओ। A community of people, person permanently occupying a different territory, independent of external control. अब देखिए, A में एक्सटर्नल कंट्रोल से इंडिपेंडेंट है, B में एक्सटर्नल कंट्रोल का जिक्र नहीं है। क्या अगर एक्सटर्नल कंट्रोल है तो वह एक स्टेट होगा? नो। बहुत ही फाइन लाइन है ए और बी के बीच में। मैं खुद बहुत कंफ्यूज हूं, लेकिन मैं इसको आर्गुमेंट करना बता रहा हूं। अगर मैं सब देखूं तो ए मुझे ज्यादा सही दिख रहा है बी की तुलना में। अब बताओ नित्या। Anyone else? Sir, I want to speak. Huh? Sir, I want to speak. Sir. I want to be. You want to see? No, sir, I want to speak, sir. हाँ बोलो, speak. Sir, actually there is, sir, state has defined geographical boundaries, sir. In point Okay. it is mentioned then that external control से independent, so sir sovereignty भी होगी। Okay. Point B is not mentioning of sovereignty, sir. Okay. So that is A is more correct than B, sir, because I think. देखो, हमको जो मैंने 2 पॉइंट को निकाल के जो मैंने ए पर मैं ज्यादा हुआ निर्भर, उसका रीजन क्या है? एक वर्ड है एक्सटर्नल कंट्रोल, जो बी में मिस हो रहा है। पहली बात, ठीक है। अगर एक्सटर्नल कंट्रोल है, क्या वो स्टेट है? इसका फिर काउंटर आर्गुमेंट क्या है? इंडिपेंडेंट स्टेट, नॉन इंडिपेंडेंट स्टेट। दूसरा, जो नेचुरल राइट को प्रोटेक्ट करना है, क्या ये स्टेट की रिक्वायरमेंट है? सवाल क्या है कि सबसे ज्यादा स्टेट को कौन डिफाइन कर रहा है? तो जो 4 वर्ड इसमें हैं, परमानेंटली ऑक्युपाइंग, डेफिनेट टेरिटरी, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल, ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट। अब इसमें आ जाइए। डेफिनेट टेरिटरी सेम है, अथॉरिटी टू गवर्न है, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर है, और जो एक्सटर्नल कंट्रोल का इश्यू मिस कर रहा है। मैं भी बड़ा श्योर नहीं हो पा रहा हूं। लेट्स पास दिस क्वेश्चन, विल कम अगेन ऑन दिस क्वेश्चन। मेरे ख्याल से ए मुझे ज्यादा ठीक लग रहा है। So Britannica has also given the same definition. ए वाली और बी वाली? B वाली। सर मुझे भी ए लग रहा है, क्योंकि वो उसमें अब इंडिपेंडेंट ऑफ स्टेट कंट्रोल से वो सोवरेनिटी होनी चाहिए स्टेट के पास। देखो, ये सवाल ब्रिटानिका और गूगल से सॉल्व नहीं हो पाएगा। मैंने इसको कॉन्स्टिट्यूशन सॉल्व करने की कोशिश की। आप फिर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो,
You read Sir. the Article 12. Read Article 12. हालांकि आर्टिकल 12 क्या है, मदद कर रहा है, वो सॉल्व नहीं कर रहा है, वह सिर्फ एक बात सॉल्व कर पा रहा है, अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन अगर आप पॉलिटिकल थॉट की तरफ जाइए तो पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या कह रही है? एक्सटर्नल कंट्रोल का जो मीजर है, वो जो मिस कर रहा है, पूरे सवाल को चेंज कर दे रहा है। द मोमेंट वी आर स्विचिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल कंट्रोल, आप स्टार की किताब पढ़िए इंटरनेशनल लॉ में, वो भी जो बात करते हैं वो बात एक ही करते हैं। तो आई थिंक द टाइम भी हम लोग ए पे स्टिक करते हैं। आई विल सी अगेन एंड कम बैक ऑन द सेम क्वेश्चन विद ग्रेट डिटेल। ओके, Okay, sir. इट्स फाइन। Yes, sir. Question 68. With reference to the Indian judiciary, consider the following statements. A retired judge of Supreme Court of India can be called back to sit by the Chief Justice of India. Open Article 128. मिला? Open Article 128. स्टेट आंसर है यस और नो? Yes, sir. मिल गया? मिला आंसर? किसको आंसर नहीं मिला? आर्टिकल 128। कोई कंफ्यूजन नहीं है? सही है ये? किसी को आर्टिकल 128 से कोई आपत्ति है? आर्टिकल 128 साफ साफ बोलता है कि जो रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वह बुलाया जा सकता है प्रायर परमिशन प्रेसिडेंट के साथ, उस पर काम कर ले। अब दूसरे पे आते हैं। ए हाई कोर्ट इंडिया हैज द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एज अ सुप्रीम कोर्ट। इसका संविधान में पहली बात कहीं जिक्र नहीं है, इस बात का संविधान में कहीं कोई जिक्र नहीं है, इस बात का संविधान में कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो फिर है क्या ये जो लोग कह रहे हैं आर्टिकल 220? लोग क्या कह रहे हैं कि आर्टिकल 226 से डिराइव हो रहा है। यह थोड़ा सा सही स्टेटमेंट नहीं है। जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में कि कंफर करे हाई कोर्ट पावर टू रिव्यू डिसीजन, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा हुआ है कि हाई कोर्ट बीइंग ए सुपीरियर कोर्ट हैज इंटेंट पावर टू रिव्यू इट्स ओन डिसीजन। आर्टिकल 26 में ऐसा कुछ नहीं है। नथिंग इन आर्टिकल 26 preclude High Court from exercising power to review which inheres in every court of plenary jurisdiction. तो आर्टिकल 226 में ऐसा साफ साफ नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि हाई कोर्ट के पास जजमेंट है, तो हाई कोर्ट कैन एक्सरसाइज द पावर ऑफ रिव्यू। वह यह अधिकार दिया क्यों गया है? टू प्रिवेंट मिसकैरेज ऑफ द जस्टिस। टू प्रिवेंट मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। अगला सवाल और अच्छा हो गया कि हाई कोर्ट को रिव्यू का अधिकार क्यों मिला हुआ है? वह करेक्ट कर सके अपने मिस्टेक्स को। हाई कोर्ट कैन रिव्यू इट्स डिसीजन ऑन सच ग्राउंड। कौन कौन सा? अगला सवाल, हाई कोर्ट किन किन ग्राउंड पे अपने जजमेंट को रिव्यू कर सकता है? एरर एपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, एरर एपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। एरर एपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड पर वह इस बात को कर सकता है जो
हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट बीइंग ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। आप आर्टिकल 215 खोलिए बाप, आर्टिकल 215, ओपन आर्टिकल 215। हाई कोर्ट क्या है? हाई कोर्ट बीइंग ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। हाई कोर्ट क्या है? वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। द हाई कोर्ट बीइंग कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हैज इनहेरेंट पावर टू करेक्ट इट्स रिकॉर्ड बाय वे ऑफ रिव्यू। भाई हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, अपने कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड को कैसे, अपने मिस्टेक को कैसे ठीक करेगा? मिला 215? बड़े ये सब महीन महीन सवाल हैं। हाई कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, every high court shall be court of record and shall have the power of such a court including the power to punish for contempt of itself। अब जब हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हो गया, सुप्रीम कोर्ट भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, हाई कोर्ट भी है, तो बीइंग ए हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इसके पास इनहेरेंट पावर्स है टू करेक्ट रिकॉर्ड बाय वे ऑफ रिव्यू। और एक जो कोर्ट रिकॉर्ड होता है, ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड involves all such powers whose acts and proceedings are to be enrolled in perpetual memories and testimonies। हाई कोर्ट के पास यह पावर नहीं है, इट इज अ ड्यूटी ऑफ हाई कोर्ट। क्लियर हो गया? यह हाई कोर्ट की ड्यूटी है अपने जजमेंट को गलत हो जाने पर ठीक करे। नहीं सुशील, ये आपका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा मैं इसको रेक्टिफाई करूंगा। डिस्कवरी ऑफ न्यू एंड इंपॉर्टेंट मैटर्स और एविडेंस व्हिच आफ्टर द एक्सरसाइज ऑफ द ड्यू डिलिजेंस वाज नॉट विद इन नॉलेज ऑफ पर्सन सीकिंग रिव्यू। ये शायद उतना अच्छा स्टेटमेंट नहीं होगा, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्सप्लेन किया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि जो अपरेंट ऑन रिकॉर्ड है, जो आप एक्रेंट ऑफ रिकॉर्ड डिस्कवरी की बात नहीं करता, यू कांट डिस्कवर। जो एपरेंट ऑफ रिकॉर्ड है, आप किसी नए एविडेंस को नहीं देख सकते हो। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने यह आर्टिकल 215 को इंटरप्रेट करके कहने की कोशिश की है कि हाई कोर्ट के पास रिव्यू की पावर कैसे आ रही है, अगर उसको समझने की कोशिश करें तो ये क्या कह रहा है कि जो ईदर एपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड है। अच्छा, आपने अगर एक मिस्टेक छोड़ दिया तो परपेचुअल पड़ा रहेगा, तो मिसकैरेज ऑफ जस्टिस होती रहेगी। दैट इज द रीजन द हाई कोर्ट हैज द रिव्यू जुरिस्डिक्शन। अब आप इसको जोड़िए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से, अब आप उसको जोड़िए क्यूरेटिव इशू से, जो क्यूरेटिव जस्टिस का इशू था, जो क्यूरेटिव पिटीशन थी रूपा अशोक कुमार। अब आप इस सवाल को जोड़ दीजिए रूपा अशोक कुमार के क्यूरेटिव पिटीशन से, सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू से, हाई कोर्ट के रिव्यू से और जुडिशियल रिव्यू से, सबको एक साथ जोड़ दीजिए। और एक सवाल ये आ चुका है पॉलिटिकल साइंस के पॉलिटिकल साइंस में सवाल आ चुका है, जो PSIR का जो एक पेपर है उसमें यह सवाल आ चुका है। ये है 2013 का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6C। एग्जामिन द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब आप इस सवाल का आंसर करेंगे, इस सवाल के आंसर को करते समय आप रिव्यू का मामला डाल दीजिएगा बीच में, ज्यादा नहीं डालने का, 2-3 लाइन में डालिएगा इसको आप, कि किस तरह से फाइनल इंटरप्रेटर सुप्रीम कोर्ट हो रहा है उसको बताते समय आप इस प्रोसीडिंग का हल्का सा डाल दीजिएगा। कोई जो रिव्यू का इशू है कैसे फाइनली इंटरप्रेट करता है। जो रूपा अशोक कुमार का केस क्या है, वो क्यूरेटिव जस्टिस का है। तो ये जो विशाखा केस है वहां से जो स्टार्ट हुआ है, जो पूरे केस, अगर आप इसको देखें बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है कि जो सुप्रीम कोर्ट फाइनली इंटरप्रेट करता है, उस फाइनली इंटरप्रेट करने के कॉन्सेप्ट में हाई कोर्ट का रोल किस तरह से है, और रिव्यू फाइनल इंटरप्रिटेशन में रिव्यू किस तरह से अपना रोल प्ले करता है। हाउ द रिव्यू द रोल प्लेइंग द रोल। अब आप जो सुप्रीम कोर्ट के फाइनल इंटरप्रिटेशन का केस है उसमें रिव्यू वाला भी डालने की कोशिश करिए। यह मैं आपके आंसर को एक्सटेंड करा रहा हूं। एक ओपिनियन ये भी आ सकती है कि सर क्या इसकी रिक्वायरमेंट है? यस, रिक्वायरमेंट है। क्या फाइनल इंटरप्रिटेशन का पार्ट रिव्यू नहीं होता है?
अगर कोई मिस्टेक हो गई तो क्या वो रिव्यू के ठीक नहीं दे सकती है? तो when you are trying to explain the final interpretation of the Supreme Court powers and duties and responsibilities, you add the review power also. It's clear or not clear? अगला सवाल है, with reference to the India, consider the following statements. There is only one citizenship and one domicile. A citizen by birth only can become the head of a state. A foreigner once granted citizenship cannot be deprived of it under any circumstances. Open Article 5, 8, 9. और करिए, खोलिए आर्टिकल 5 ओपन। तो अभी आप लोगों ने इस तरह संविधान नहीं पढ़ा होगा, इसे आप लोगों को थोड़ा दिक्कत आ रही होगी, लेकिन यही वे है पढ़ने का। आर्टिकल 5 वो बात करता है सिटीजनशिप की। तो पहला क्या है, देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल। इसमें तो कोई खास इशू है नहीं। इसमें कोई खास इशू है बताइए, टेल मी। इट इज राइट। A citizen by birth only can become the head of the state. A citizen by birth, ये तो कहीं लिखा नहीं है, ये कहीं ये तो कहीं अपने पास ही नहीं है कि सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम। आप खोलिए आर्टिकल 58, ओपन आर्टिकल 58, ओपन आर्टिकल 58, मिल गया। क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज ए प्रेसिडेंट, अपना हेड ऑफ स्टेट, स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट है। अब क्या लिखा है, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट अनलेस ही इज सिटीजन। सिटीजन है लेकिन सिटीजन बाय बर्थ तो उसमें लिखा नहीं है। गॉट इट? यस और नो? अब आते हैं तीसरे पे, ए फॉरेनर वंस ग्रांटेड सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। ओपन आर्टिकल 12, ओपन आर्टिकल 12, सिक्स 7 8। सॉरी आर्टिकल 11, सॉरी आर्टिकल 11, आर्टिकल 11 ओपन। क्या बोलता है आर्टिकल 11? पार्लियामेंट रेगुलेट कर सकता है राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। तो ये गलत हो गया। अंडर एनी आर्टिकल 11 क्या बोलता है कि पार्लियामेंट रेगुलेट कर सकता है। तो अगर सिटीजनशिप दी गई है आप वापस दे सकते हो, तो कौन सही हुआ? क्लियर? एनीवन हैज कंफ्यूजन? बताओ। Which one of the following factors constitute best safeguard of liberty in a liberal democracy? बताइए। ये तो आसान सवाल है ना। बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी इन ए लिबरल डेमोक्रेसी, यही होगा ना? क्या और कुछ होगा? ये है, चार है। ये होगा, ये बता क्या होगा? जो लिबर्टी है लिबरल डेमोक्रेसी में कैसे ये प्राप्त होगी है, बताइए मेरे को। इसको डिस्कस करिए। एक कमिटेड जुडिशरी चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर चाहिए, इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर चाहिए। बताओ पॉलिटिकल साइंस वाले, बताओ लॉ वाले, देन आई विल एक्सप्लेन। जो पावर का सेंट्रलाइजेशन है ये तो निगेटिव एस्पेक्ट है, ये तो हो ही नहीं सकता।
ये तो पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वह डिक्टेटरशिप हो सकती है। हमने देखा हुआ है कि 1975 में हो गया था जब सरकार ने इमरजेंसी लगा दी थी, तो ये भी नहीं हो सकता है। सर कमिटेड जुडिशरी भी नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा बताओ? कमिटेड जुडिशरी का मतलब क्या होगा कि अगर वो हाँ, कमिटेड जुडिशरी मींस कि court is inclined towards the government and whenever Yes. government is in power yes. certainly some Yes. rights. इस शब्द से आपने पकड़ लिया। अगर इस शब्द को हटा दे तो then there would be a right. तब सवाल और कठिन हो गया। तब आपको ए और डी में से चूज करना पड़ जाएगा। अगर कमिटेड शब्द हटा दें, देखिए सवाल बहुत अच्छा फ्रेम किया गया है। ये सेपरेशन ऑफ पावर क्या है? ये फेडरल स्ट्रक्चर का एक पार्ट है। याद आया? Yes, sir. ये फेडरल स्ट्रक्चर का एक पार्ट है। आप फिर याद करिए जो मैंने आपको बोला था कि डीडी बसु की किताब का पेज 57, The Supreme Court has observed that Indian Constitution is basically federal in form and marked by the traditional character of federal system, namely supremacy of the Constitution, division of power between the Union State, and existence of an independent judiciary. वह पेज इसको सॉल्व कर रहा है। यहां पर इंडिपेंडेंट नहीं है, कमिटेड है। सेपरेशन ऑफ पावर साफ साफ लिखा गया है। जब तक आप लिबर्टी, जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर क्या है, वह व्यक्तियों की लिबर्टी को ध्यान दे रहा है। अगर यहां हम इंडिपेंडेंट जुडिशरी लिख दें तब सवाल एकदम बदल गया। अगर इंडिपेंडेंट जुडिशरी सेपरेशन ऑफ पावर में एक चूज करना हो तो आप क्या चूज करोगे? Independent. यस। या तो फिर एग्जामिनर ABCD करके बनाएगा। अगर दो में से एक चूज करने की मजबूरी आएगी तो आई थिंक वी शुड प्रिफर ऑन द इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन प्लेस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, अगर दोनों के बीच आता है तो। हालांकि इसमें वो समस्या नहीं है, आराम से सवाल डी हो गया। Sir, फाइन। sir, actually separation of power is a corollary of that independent judiciary. नो, अगर आप इसको और इंटरप्रेट करो, सेपरेशन ऑफ पावर की प्रॉब्लम सॉल्व करेगी इंडिपेंडेंट, कहते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी। लेट्स डिस्कस दीज टू एस्पेक्ट which we are discussing here. अगर there is a conflict between separation of power and independent judiciary, separation of power एक वेग आइडिया है। वेग क्यों है? कि जब भी स्टेट में और सेंटर में पावर को लेकर संघर्ष होगा, उसका निर्णय कौन करेगा? जुडिशरी करेगी। और सेंटर कितना भी पावर को आप डिफाइन करने की कोशिश करो, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट आएगा ही आएगा। अगर भारतीय संविधान के संदर्भ में देखा जाए तो भारतीय संविधान के संदर्भ में रेजिड्यू पावर बहुत बड़ा इशू है। और जो भारतीय संविधान में जो डिफाइन किया गया है, इसमें इतने ज्यादा क्लॉजेस हैं कि यह संघर्ष आएगा ही आएगा। तो जब राज्य में और केंद्र के बीच में संघर्ष आएगा सेपरेशन ऑफ पावर को लेके, उसका फैसला कौन करेगा? Supreme Court. गॉट इट? Judiciary. ये ना, देखो ये दोनों बड़े क्लोज हैं। अब अपने पास समस्या क्या आ गई है, हमने सवाल को और टफ कर दिया कि अब आप इस दृष्टिकोण सोचो कि हमारे पास दो ऑप्शन है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी और सेपरेशन ऑफ पावर। हम किस पे आंसर करेंगे? ये सवाल तो आसान है, क्योंकि इसमें दो तो तुरंत हट गए, तीसरा कमिटेड आपने पकड़ लिया, फिनिश हो गया, तो बचा तो एक ही रह गया। लेकिन हमने जहां पे कमिटेड से इंडिपेंडेंट कर दिया और आपको फोर्स कर रहे हैं आप एक चूज करो, तो आप क्या चूज करोगे? Independent judiciary. या चूज करने का लॉजिक क्या है कि आपने 3 शेड्यूल बनाई है, आपने एक पूरा चैप्टर लिखा सेपरेशन ऑफ पावर पे, उसके बाद भी दोनों के संबंधों में झगड़ा रहेगा ही रहेगा। और जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकार होंगी तो झगड़ा और बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बढ़ता ही है। आप वेस्ट बंगाल में और केंद्र सरकार में संघर्ष चल रहा है, कांग्रेस शासित राज्यों में केंद्र सरकार में संघर्ष चल रहा है। कौन सही है कौन गलत है ये कौन बताएगा? तो इसलिए
सबसे बेस्ट सेफ गार्ड शब्द क्या है? बेस्ट सेफ गार्ड। हो गया क्लियर? Yes, sir. Sir, I want to ask some questions, sir. हाँ हाँ जरूर जरूर, पक्का पक्का। Sir, what is difference between committed judiciary and independent judiciary? इंडिपेंडेंट जुडिशरी का किसी से कोई ताल्लुकात नहीं होता है। कमिटेड जुडिशरी का किसी के प्रति कमिटमेंट होता है। कमिटेड जुडिशरी को कई बार ये कहा जाता है कि वो कमिट कर रही है सत्ता के साथ। ओके। अगर आप पूरा संविधान पढ़ें तो संविधान के फेडरल स्ट्रक्चर में हर जगह इंडिपेंडेंट जुडिशरी के इंडिपेंडेंस की बात कही गई है। यह सवाल उन्होंने बनाया था आपको ट्रैप करने के लिए कि आप इस शब्द को मिस कर जाओ, आप फिनिश हो जाओ। और कई लोगों ने मिस किया ही होगा, कई लोगों ने मिस किया ही होगा। और कोई सवाल? I want to ask something. हाँ हाँ वीना बोले। सर पता नहीं इस क्वेश्चन से ये बिलोंग करता है कि नहीं, बस जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। सर जैसे कभी कभी होता है कि कोई रूल, कोई एक वर्डिक्ट आ गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम संसद बैठती है एंड सम अमेंडमेंट्स के साथ उसके अगेंस्ट कोई ना कोई रूल ले आ देती है, तो फिर उसको किसको सुपर माना जा सकता है? जैसे ही संसद ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को उलट दिया, वो जजमेंट खत्म हो गया। जिस दिन पलट दिया, अब उस जजमेंट, ये केशवानंद भारती मिनर्वा मिल्स का केस पढ़िए, बहुत साफ साफ आया है। गोलकनाथ, केशवानंद भारती, मिनर्वा मिल्स सब में ये मामले आए हुए हैं। या तो ये हम उसको होते हैं संविधान में संशोधन, या तो उसको जुडिशरी अल्ट्रा वायरस कर दे, नल एंड वाइट कर दे। जब तक वो नहीं होता है, संसद का फैसला अंतिम फैसला होगा। गॉट इट? यस सर। ओके, अब हम आते हैं सीधे, हम लोग आ गए, कौन सवाल था? 70 था। 71 से 96 तक शौर्य ने सवाल किया हुआ है। वी आर कमिंग स्ट्रेट टू द 97, straight to the 97. We adopted the parliament democracy based on the British model, but how does our model differ from that model? यार ये तो आसान सवाल है, तो कि टफ है? आंसर करो कोई आदमी, आंसर एनीवन? पहला क्या है ऑप्शन? As regard legislation, the British Parliament is supreme or sovereign, but India power of Parliament to legislate is limited. कैसे लिमिटेड है बताओ मेरे को आप। ये सवाल, ये क्वेश्चन लक्ष्मीकांत में भी, हर किताब में है। आप कॉन्स्टिट्यूशन की कोई किताब उठाओ, उसका इसमें आंसर है इसका। जुडिशियल रिव्यू की पावर इंडिया के पास है। ब्रिटिश में ब्रिटिश पार्लियामेंट सुप्रीम है, ब्रिटिश पार्लियामेंट पे कोई कंट्रोल न्यायालय का नहीं है। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वह सुप्रीम है, सॉवरेन है। इंडिया में जो पार्लियामेंट की पावर है लिमिटेड है लेजिस्लेशन। कैसे? वाया जुडिशियल रिव्यू। जो हमारा उच्च न्यायालय है वह उसकी व्याख्या कर सकता है। तो पहला क्या हो गया? सही हो गया? यस और नो? In India, matters related to the constitutionality of amendment of Act of Parliament are referred to the constitution of Supreme Court. ये भी सही है कि गलत है? ये भी सही है। ये तो आसान सवाल था, 1 and 2। ठीक है, नेक्स्ट। With reference to the union government, consider the following statement. पहला क्या है? N. Gopala Swamy. N. Gopala Swamy Iyengar was N. Gopala Swamy Iyengar's committee suggested that a minister and a secretary be designated solely for pursuing the subject of administrative reform and promoted. दूसरा, in 1970
The Department of Personnel was constituted and recommended the Administrative Reform Commission 1966 and this was placed under Prime Minister charge. ये तो फैक्चुअल है, इसमें तो कोई बड़ा इशू है नहीं. अगर इसको आप जानते हैं तो आप कर लेंगे, आप नहीं जानते हैं तो नहीं कर पाएंगे. ये वाला गलत है और ये वाला सही है. तो आंसर क्या हो गया? 2 ओनली. राइट टू प्राइवेसी प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ये तो यार बहुत आसान सवाल है, इसमें तो कोई इशू ही नहीं है. ये तो एक जजमेंट है, एक जजमेंट था, उससे उन्होंने इसको लिया हुआ है. यह डायरेक्ट क्वेश्चन है. यह क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, पता नहीं कितने एग्जामों में क्वेश्चन आया हुआ है. A number of examination is this question has been asked कि राइट टू प्राइवेसी किस तरह से हमारे को किस तरह से हम उसको डिफाइन करते हैं. लास्ट क्वेश्चन है, in India there is no law restricting the candidates from contesting in one Lok Sabha election from 3 constituencies. In 1991 Lok Sabha election, Sri Devi Lal is contested from the 3 Lok Sabha constituencies. 3, as per the existing rules, if a candidate contests in one Lok Sabha election from many constituencies, his or her party should bear the cost of by-elections to the constituencies vacated by him, her in the event of him her winning all constituencies. भारत में कोई लॉ है जो रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है कि आदमी एक लोकसभा की 3 लोकसभा इलेक्शन से लड़ सके. यह सही है. देवीलाल ने 3 लोकसभा चुनाव से नहीं लड़े थे और ऐसा कोई लॉ नहीं है कि कोई पैसा देगा. Got it? We are able to done your complete issue of the case. Let's start. ये 2 है, 3 नहीं है. 2 है. देवीलाल 3 से नहीं लड़े थे. देखो क्या है, देवीलाल ऐसे बड़े नेता, कॉमन सेंस लगाओ ना. देवीलाल, अटल बिहारी वाजपेयी, मोदी, इंदिरा गांधी सब 3 से नहीं लड़ने वाले हैं. 2 से ये लोग लड़ते हैं टू सेफगार्ड. नाउ आई एम ओपनिंग द हाउस फॉर द डिस्कशन. जितना अपने को कंट्रोल करना था कर लिया है. इफ एनी क्वेश्चन यू हैव यू मे आस्क. एक एक करके बोलना ताकि कहते हैं आवाज आपकी आपस में टकराए ना और हम आसानी से आंसर कर सकें. सर वो जो मेरे ख्याल से आपको काफी इंसाइट जरूर मिली होगी इस पूरे डिस्कशन के बाद. सर जो स्टेट की डेफिनेशन है उसमें एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं ब्लंटसिल. ब्लंटसिल, उन्होंने लिखा है स्टेट इज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज्ड पीपल ऑफ डेफिनिट टेरिटरी. वो जो कौन सवाल था वो जरा सवाल कमेंट करते हैं. स्टेट वाला डेफिनेशन, स्टेट वाला क्वेश्चन नंबर क्या था? क्वेश्चन नंबर क्या था वो? 67. 67. 67. अच्छा, इसमें हम देखते हैं कि संघर्ष किस मुद्दे पर है. चलिए, संघर्ष किस मुद्दे पर? कॉमन सेंस लगाते हैं. आप अभी लॉ को छोड़ देते हैं, कॉमन सेंस लगाते हैं. अगर हम देखते हैं सवाल जो 67 है उसमें 3 महत्वपूर्ण शब्द हैं. A community of person permanently occupying a different territory. इसमें जो कोई कंफ्यूजन नहीं है. नो सर. अब 3 चीज है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल, पजेसिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट. तो जो आपका स्टेटमेंट नंबर ए है वो 2 बात करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल एंड पजेसिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग गवर्नमेंट. अब आते हैं दूसरे वाले पे. possessing an authority to govern them, maintain law and order, protect their natural rights and safeguard their means of sustenance. दोनों में बेस्ट डिफाइन कौन करता है? जो स्टेटमेंट नंबर बी है इसमें कई वर्ड सुपरफ्लुअस है. यस और नो? कम ऑन दिस एस्पेक्ट.
कि जो स्टेटमेंट नंबर बी है उसमें कोई वर्ड सुपरफ्लुअस है। मान लो कोई ऐसा स्टेट है जो मींस ऑफ सस्टेनेंस को सेफगार्ड नहीं कर सकता है। आप जाइए दक्षिण अफ्रीका के बहुत से ऐसी जगह जहां पे लोगों के पास खाना ही नहीं है, वो जीवन यापन की सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, क्या वो स्टेट नहीं होंगे? टेल मी। नित्या, और कौन पॉल साइंस का है? अखिलेश पांडे। और कौन पॉल साइंस का है? वीना। मान लीजिए एक राज्य अपने देश के लोगों के साथ न्याय नहीं कर पा रहा है, क्या वो स्टेट नहीं है? सर होगा, जैसे कि हम नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल ले सकते हैं। यस, सीरिया का ले लो आप। जो स्टेटमेंट नंबर 20, प्रॉब्लम क्या है, उन्होंने बहुत ज्यादा डिफिनीशन देने की कोशिश की है जो स्टेट की परिभाषा में नहीं आता है। अब सवाल क्या है, विच वन ऑफ फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द टर्म स्टेट? तो अगर इसको हम रिवर्स गियर में चलने की कोशिश करें, क्या कोई राज्य जो अपने लोगों को जीवन यापन का अधिकार नहीं दे पा रहा वो राज्य नहीं है क्या? सुबह मैंने खाया था। आज मैं कितने पाकिस्तान भी तो ऐसे ही है सर। कैसे करो सर माय क्वेश्चन इज, अभी थोड़ी देर पहले क्या जो कोई राज्य जो लोगों को जीवन यापन का अधिकार नहीं दे रहा, अच्छा, प्रोटेक्ट देयर नेचुरल राइट, इसका मतलब जब इमरजेंसी भारत में लगी, लोगों के नेचुरल राइट प्रोटेक्ट नहीं हो रहे थे, क्या भारत स्टेट नहीं था क्या? थिंक बाय दिस वे, लोगों का नेचुरल राइट है वो प्रोटेक्ट नहीं हो रहा है। चलिए हम आते हैं नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के राइट प्रोटेक्ट नहीं हो रहे हैं, क्या स्टेट नहीं है क्या? चलिए और म्यांमार में एक सैनिक शासन हो गया है, लोगों को कोई अधिकार नहीं मिल रहे हैं, क्या वो राज्य नहीं है? No sir, still it has Where is the requirement to have a natural right for defining a state? Come on this issue. अच्छा, धन्यवाद, अच्छा नहीं लग रहा। बहुत से लोगों को माइक ऑन है, जिसको बोलना है वही माइक ऑन करे, बाकी म्यूट कर लो, because we are entering in discussion, we need a peace of mind. Sir, this is the clubbing of the different political scientists. ऐसा है, पहले नित्या और सुशील को आप लोग बोल लेने दो, देन हम फिर थर्ड आदमी बात बोलता है। सुशील, ये कौन से खाऊं? ये वाली ये खत्म हो गई, इसके बदले क्या खाऊं मैं? ये कौन सी है? उपेंद्र यार बंद करिए। हेलो बी कॉम्प्लेक्स ये। अरे बहन जी बंद कर दीजिए। उपेंद्र का है सर, ये उपेंद्र भी बोल के माइक ऑन किए हुए। सर आप भी बंद कर सकते हैं एक्चुअली, अगर शायद वो क्लास में ना हो। यार अगर मैं बंद कर लूंगा तो मैं बोलूंगा कैसे? फिर एक ही काम कर सकता हूँ ना, एक साथ कितना काम करूं मैं? नहीं सर, आप उपेंद्र जी को बंद कर सकते हैं, शायद वो क्लास में ना हो, मैं ये कह रहा हूँ। यार कोई है, उपेंद्र को म्यूट करो। वो है मेरे पास, ये है ना छोटी वाली। सर होस्ट रिमूव कर सकता है। ठीक है, कोई बाहर रखना, चलो सर आप ही होस्ट हैं और कोई नहीं है। क्लियर हुआ है? ये नहीं हो रहा क्लियर? कोई और बताओ? अर्पिता, एकता, प्रशांत, मिथिलेश। देखो कम से कम 5, 7, 8 सवाल आप सॉल्व कर जाते हो इस बात से कि आपका कॉमन सेंस कैसा है। अगर आपने कॉमन सेंस कंट्रोल किया तो आप कई सवाल सॉल्व कर जाते हो। सर क्या राजनैतिक शब्द का अर्थ केवल यही है कि वो अपने नागरिकों को सुविधा प्रदान कर पा रहा है, या राजनैतिक शब्द उस राज्य की स्थिति को भी दर्शाता है? नागरिकों को सुविधा प्रदान करना स्टेट्स का कोई मतलब थोड़ी होता है। एक राज्य और कल्याणकारी राज्य में फर्क होता है। आर्टिकल 38 आप पढ़िए।
तो सर राजनीतिक, अगर आर्टिकल 38 को संविधान से निकाल दीजिए, क्या राज्य नहीं होगा? नागरिकों को सुविधा प्रदान करना राज्य की संकल्पना में आता है? नहीं आता है। राज्य क्या होता है? राज्य की एक सिंपल सी परिभाषा है, एक बाउंड्री हो, एक सीमा रेखा हो, वहां पर एक राजनीतिक प्रणाली काम कर रही हो, उस पर कोई बाहरी नियंत्रण न हो। जो पॉइंट नंबर बी है, वह बहुत सी चीज ऐसी चाह रहा है जो राज्य की परिभाषा के बियॉन्ड जा रहा है। वो अच्छी बात है। ये एक आदर्श राज्य की बात करूं तो शायद बी हो सकता है। राज्य और आदर्श राज्य दोनों में फर्क करने की कोशिश तो हो सकता है। सर क्वेश्चन भी तो यही है ना कि जो कौन सा बेस डिस्क्राइब कर रहा है, तो डिस्क्राइब तो सही कर रहे हैं। The question is not an ideal state. Question is only state. See, it's not ideal state. ऐसे सर, ऐसे तो अरिस्टोटल ने भी डेफिनेशन दी होगी पोल साइंस में कि अरिस्टोटल ने भी कोई डेफिनेशन दी होगी, मैथ्यूअल ने भी कोई डेफिनेशन दी होगी। आप कोई डेफिनेशन देख लो, कोई डेफिनेशन यह बात नहीं कर रहा जो उसमें लिखा हुआ है कि सबको न्याय दो, सबको जस्टिस दो, सबको खाना दो, सबको कपड़ा दो। जो बी क्या बोल रहा है? सबको अधिकार दो, खाना दो, कपड़ा दो, जीने का अधिकार दो। इफ यू सी बी, सी बोल रहा है एक आदर्श अवधारणा की बात कर रहा है। सर वुड्रो विल्सन ने भी तो यही बात कहा ना कि पीपल ऑर्गेनाइज फॉर लॉ विद इन अ डेफिनिट टेरिटरी इज अ स्टेट। यस। और ब्लंटसिल ने भी ये कहा कि स्टेट इज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज पीपल ऑफ डेफिनिट टेरिटरी। ठीक है। और बर्गीस ने भी ये बात कहा है, पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ मैनकाइंड व्यूड एज अ ऑर्गेनाइज्ड यूनिट। तो यहाँ पे दो तीन पॉलिटिकल साइंटिस्ट एक ही बात तो कह रहे हैं, और उनका क्लबिंग ऑफ द आइडियाज है। अगर उन सारों को जोड़ो तो वह आके एक ए पे ही रुक जा रहा है, क्या बी पे बढ़ रहा है? कोई बताइए मेरे को। सर ऑप्शन ए के ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट में, ऑप्शन बी अपने आप इंक्लूड हो जा रहा है। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी के जो कॉमन पॉइंट है उसमें तो बहस नहीं है। ऑप्शन ए और बी में जो ऑप्शन बी का कॉमन पॉइंट नहीं, उस पर बहस हो रही है। अगर आप ऑप्शन ए और बी पढ़ें, उसमें 3-4 चीजें एक साथ हैं। ऑप्शन ए एक बात करता है एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं होना चाहिए। सर हमारे पास तो एक प्रॉपर डिफिनेशन दी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो क्या उसके बियॉन्ड जाके हम थिंक कर सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन की डिफिनेशन है, काम नहीं आ रही। मैंने उसको आपको नोट किया था टू एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशन, कि आप उसे हेल्प ले सकते हो। ये उससे सॉल्व नहीं हो रहा सवाल। ये संविधान में जो परिभाषा है स्टेट की, वह संविधान के सिर्फ संदर्भ में है कि जो आपका संविधान कैसे इंटरप्रेट होगा स्टेट के शब्द को लेके, इसके बियॉन्ड वो नहीं जा रहा है। सर ये प्रश्न में लिखा है सर, राज्य शब्द की सर्वोत्तम रूप से परिभाषा। सर जो ये ऑप्शन ए है, ये तो एक सामान्य परिभाषा दे रहा है, क्या बी विशिष्ट परिभाषा नहीं दे रहा है? चलिए हम बी को बोलते हैं। जो बी में एक पॉइंट दिया है, हर आदमी को न्याय प्राप्त होना चाहिए। हर आदमी को न्याय प्राप्त नहीं हो रहा है, क्या वो स्टेट नहीं होगा? हर आदमी को मीन्स मिलनी चाहिए जीवन यापन की, वो नहीं मिल रही, क्या वो स्टेट नहीं होगा? स्टेट को एक आप राजनीतिक परिभाषा के रूप में देखने की कोशिश करें। सही टोटलिटी में कई सारी चीजें ऐड कर रहा है ना। एक तो डेफिनेट ऑर्गेनाइज पीपल का ग्रुप होना चाहिए, एक टेरिटरी भी है, और उसके पास अथॉरिटी टू गवर्न भी है, और लॉ एंड ऑर्डर भी है। तो इसमें बहुत सुशील दो काम करो, एक तो जो चीज कॉमन है उसको अलग कर दो, उस पर तो डिस्प्यूट नहीं हो रहा है जी। नाउ कम ऑन द अनकॉमन थिंग्स। अगर हम बी को स्वीकार करें तो जो बी बोलता है कि लोगों के नेचुरल अधिकार को प्रोटेक्ट करो, उनके जीवन यापन को दो, अगर हम ये दो नहीं दे पाते हैं तो क्या स्टेट नहीं होगा क्या? और कितने राज्य नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और कितने राज्य जीवन यापन का अवसर दे रहे हैं, क्या जो राज्य नहीं दे रहे वो स्टेट नहीं होंगे क्या? let me put in this way. Suppose this is a Marxist class, you are discussing a question, and you are discussing the question and also giving a reference and notes. Which one will be more accurate? It will be more what I can say is, अगर हम मोर एक्यूरेसी पे आ जाएं तो जो स्टेट की जो एस्टेब्लिश डिफिनीशन है वो क्या बात बोलती है? 3-4 चीज बोलती है सर।
जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं, वह एक आदर्श राज्य की बात हो गई, एक कल्याणकारी राज्य की बात हो गई। सवाल सिर्फ स्टेट पे है, वेलफेयर स्टेट पे नहीं है। यस कौस्तुभ, बोलो। सर फर्स्ट स्टेटमेंट जो है उसमें व्यक्तियों का समुदाय भी है, और जैसे सॉवरेनिटी की बात कर रहा है बिना किसी बाह्य नियंत्रण के। यस। तीसरा टेरिटरी की बात कर रहा है, निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करने वाला, और चौथा एक सरकार की बात कर रहा है। तो शायद ए एप्रोप्रिएट ज्यादा लग रहा है इस वजह से क्योंकि चारों चीजें उसमें इंक्लूड हैं। यस कौस्तुभ, आप बोलो। नेचुरल राइट्स को अगर एक्सप्लेन कर लें कि ये नेचुरल राइट्स क्या होते हैं तो हमारा काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। स्टेट बाउंड नहीं है नेचुरल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बाउंड है। बहुत सारे नेचुरल राइट्स हैं जो कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोटेक्टेड नहीं है सर। तो हमको नेचुरल राइट्स को देखना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स नहीं है यहाँ पे, और स्टेट बाउंड नहीं है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। फंडामेंटल राइट में ऐसे कौन से राइट है जो नेचुरल राइट नहीं है, ये बताओ। मोस्ट ऑफ द नेचुरल राइट्स आर इन द फंडामेंटल राइट। लेकिन नेचुरल राइट्स उससे भी ज्यादा बियॉन्ड है सर, जैसे कि राइट टू हेल्थ हो गया। बताओ ऐसा कौन सा नेचुरल राइट है जो फंडामेंटल राइट में नहीं है? राइट टू हेल्थ हो गया सर, फंडामेंटल राइट में नहीं है अभी। राइट टू हेल्थ है, आर्टिकल 21 पढ़ो आर्टिकल 21। परमानेंट कटारा केस, आर्टिकल 21 पढ़ो आप। उसमें सर इंक्लूड करने की बात हो रही है। अरे नहीं यार, आप डीडी बसु का पेज नंबर बताता हूं मैं, जस्ट वेट 1 मिनट। परमानेंट कटारा के केस में बहुत पहले ही कहा जा चुका है कि राइट टू हेल्थ इज अ फंडामेंटल राइट। आप डीडी बसु का पेज नंबर 124 खोलो। 27 राइट उन्होंने लिख दिए हैं, बोला ये इंक्लूसिव इसके अलावा भी हैं। डीडी बसु पेज नंबर 124। जितने राइट की बात करोगे सब 21 में घुस गए हैं सर। जितने डायरेक्टिव प्रिंसिपल सब घुस गए हैं फंडामेंटल राइट में। सर स्टेट को लेकर एक मॉन्टेविडियो कन्वेंशन था 1933, वो मिला है उसमें। क्या बोलता है वो कन्वेंशन? वो यही बोलता है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है पूरा का पूरा, कि व्यक्ति होने चाहिए, उसमें संप्रभुता होनी चाहिए, निश्चित भूभाग होना चाहिए और स्थायी सरकार होनी चाहिए, जो कि चारों इसी को वो फर्स्ट ऑप्शन ही उसको वो फुलफिल कर रहा है। तो ये तो सेकंड ऑप्शन में भी है, फर्स्ट ऑप्शन का ज्यादातर पार्ट तो सेकंड ऑप्शन में है, और बल्कि एड ऑन भी है उसमें 2 चीजें, सब्सिडेंस की बात भी कर रहा है और सॉवरेनिटी पर कर रहा है। सॉवरेनिटी मेरा जो रिजर्वेशन ए और बी के बीच में है वह इस बात को लेके है कि बी में ज्यादा चीजें ऐड कर दी गई हैं, और जो ज्यादा चीजों को ऐड करने से एक आदर्श राज्य आ रहा है, एक कल्याणकारी राज्य आ रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ राज्य को लेकर है सर। राजनीतिक रूप से संगठित जो दे रहा है बी का फर्स्ट लाइन जो बोल रहा है, वो तो एक पॉलिटिकल पार्टी भी तो हो सकती है, जैसे निश्चित भूभाग के राजनीतिक रूप संगठित लोग, एक पॉलिटिकल पार्टी भी तो हो सकती है। सरकार की बात कहाँ कर रहा है इसमें? नहीं, पार्टिकुलर पोर्शन ऑफ मैनकाइंड है ना। तो वैसे इसका कोई बड़ा एग्जैक्ट कंक्लूजन नहीं आएगा, लेकिन मुझे ए ज्यादा ठीक दिख रहा है। मैं जब आपने कहा तो मैं एक बार बी के सोया नहीं, ज्यादा ए में ठीक यही लग रहा है। आउटसाइड कंट्रोल की बात कर रहा है सर, जो बेटर डेफिनेशन प्रोवाइड कर रहा है सर ए। चलिए क्वेश्चन डेड एंड पे आ गया। कोई और क्वेश्चन? इसको मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। लेट मी रीड ए बिट मोर पॉलिटिकल थॉट, देन आई विल एक्सप्लेन इट। कोई और क्वेश्चन? एक शब्द जो है सर वो यहाँ पर उत्तर दे रहा है, बिना किसी बाह्य नियंत्रण के। हाँ, यस यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस यस, वो तो मैंने कहा। यस यस, तो ये बाह्य नियंत्रण ही सर एक ही तरफ उत्तर लेके जाता है। यस यस। कोई और सवाल? सर ऑप्शन बी में जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं वो सब हमारे पास था बिफोर हमारी आजादी, लेकिन क्या इंडिया जब बाहर से नियंत्रण होता था ब्रिटिश ताज के थ्रू, तो क्या वो एक अच्छा स्टेट माना जा सकता था? सुशील जी आप इस पे बताइए। तो आई थिंक फर्स्ट इज द बेस्ट। बताओ सुशील। एक्चुअली मैंने सुना नहीं पूरा, फिर से क्या बोली? ये कह रही हैं कि आजादी के पहले भारत जब ब्रिटिश कंट्रोल में था तो बहुत सी चीजें जो पॉइंट बी में है वह थी। क्या भारत एक स्टेट कहा जा सकता था?
तो डोमिनियन स्टेट कहा जाएगा, स्टेट तो कहा जाएगा। डोमिनियन कहाँ था बताओ? सरकार का झगड़ा ही था हमको डोमिनियन स्टेटस दिया जाए, याद करो आप। पूरा झगड़ा आजादी का 1929 तक क्या था? That was that time colony ना, कॉलोनी थी, ये स्टेट नहीं था। सर यहाँ के लोग अपने लिए मांग कर रहे थे ना कि डोमिनियन स्टेटस चाहिए हमको, बाकी जो पॉलिटिकल साइंस की डिफिनीशन है उस डिफिनीशन में स्टेट कहा जाएगा उस समय इसको? नहीं, that can't be a state in that time, but here it is a politically organized people, and politically organized people means चलिए इसी को डिस्कस करते हैं। कैसे पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज थे हम, बताओ मेरे को। तो क्या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था? न कोई चुनाव होता था, न कुछ होता था, जो मैं चाहे सो कर दो आप जो कहते हैं 67 का ए है या बी है, कोई भी अप्लाई करिए, उस समय कोई अप्लाई होगा? सर ये जो प्रश्न आया है उस प्रश्न में सर एक शब्द है कि ब्रिटिश भारत के अधीन राज्य। तो अगर सर यह प्रश्न करने वाले ने राज्य शब्द का प्रयोग किया है तो निश्चित रूप से औपनिवेशिक शासन प्रणाली को राज्य नहीं कहा जा सकता। अगर अधीन राज्य सर, अधीन के अंतर्गत राज्य शब्द का प्रयोग हो रहा है तो डोमिनियन स्टेटस आ जाएगा। और सर जो स्थिति उस समय थी, उस समय को तो हम राज्य कह ही नहीं सकते। यदि सर हम राज्य मान रहे हैं तो हमको डोमिनियन स्टेटस था ही नहीं। आप जो कहा था वह तो हम आपने इतना लंबा इतिहास पढ़ा है, हमारा संघर्ष ही था हमको डोमिनियन स्टेटस दिया जाए। कहाँ दिया गया था बताओ मेरे को? तो फिर सर उस समय राज्य कहाँ था? हम उस राज्य को फिर कैसे न्यायोचित ठहरा सकते हैं? अगर मैं सर ये कह रहा हूँ कि प्रश्नकर्ता ने राज्य शब्द प्रयोग किया है तो उस स्थिति में अगर राज्य होता तो डोमिनियन स्टेटस राज्य होता, अर्थात आप राज्य की परिभाषा से उसको बाहर करिए। ये उदाहरण ही गलत है सर। आपने शायद मुझे ठीक से सुना नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि सेकेंड ऑप्शन में जितने भी पॉइंट्स हैं एट दैट टाइम वो सब एग्जिस्ट करते थे, लेकिन अगर आप अपने डिसीजन लेने के लिए फ्री नहीं हैं, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आप उसको अच्छा राज्य कैसे कह सकते हैं? अपना डिसीजन खुद लेना एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। आपके लिए कोई और डिसीजन ले तो आप कतई फ्री नहीं हैं। मेरा पॉइंट ये है। ये लास्ट में मैम देखिए सर, उस समय सर स्वयं पर शासन करने का अधिकार कहाँ था? ये जो शब्द है स्वयं पर शासन करने का अधिकार, क्या उस समय ये तत्व उस समय शामिल था? आप क्वेश्चन पर बेस्ड रहिए ना। नहीं, क्वेश्चन बी में आप बी पार्ट में आइए मैम। तो यही करें कि सारे तत्व वहां सम्मिलित थे। तो ये जो पार्ट है जो स्वयं पर शासन करने, तो क्या वो ब्रिटिश भारत जो था या ब्रिटिश के अंतर्गत जो हम थे, तो क्या ये अधिकार हमको था? मैम चलिए शायद हम चीजों को अलग अलग एलिमेंट से, सारे एलिमेंट्स को अलग अलग इंडिपेंडेंटली चेक करते हैं। जब आपने कहा कि भारत उस समय स्वतंत्र नहीं हुआ था, तो क्या वो पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज था? हाँ था। क्या वो डेफिनेट टेरिटरी था? हाँ वो कॉलोनी था तो डेफिनेट टेरिटरी रहा होगा। क्या वो एक अथॉरिटी था? हाँ अथॉरिटी था, क्योंकि उस समय कॉमनवेल्थ मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास पावर थी। लॉ एंड ऑर्डर था? हाँ लॉ एंड ऑर्डर था। क्या उनके नेचुरल राइट्स प्रोटेक्ट हो रहे थे? नहीं हो रहे थे। नेचुरल राइट्स अगर प्रोटेक्ट हो रहे होते तो इतने मूवमेंट्स नहीं होते। क्या वो मीन ऑफ सब्सटेंस की बात कर रहा था? नहीं, न तो वो मीन ऑफ सब्सटेंस की बात कर रहा था, न तो वो नेचुरल राइट की बात कर रहा था। तो आपकी वो बात पूरी तरीके से सत्य इसमें नहीं है। अब हम बात करते हैं पहले की। हम पहले जो एलिमेंट्स हैं उनमें ये क्या कम्युनिटी ऑफ पर्सन्स हैं? हाँ हैं। परमानेंटली ऑक्युपाई करते हैं? डेफिनिट है तो परमानेंट तो वो ऑक्युपाई करेंगे। डेफिनिट जो डेफिनिट टेरिटरी है, क्या वो इंडिपेंडेंट है? एक नया फैक्टर इसमें जरूर है, लेकिन ये वो सिर्फ एक फैक्टर है, उसमें कई सारे फैक्टर हैं। इसलिए उसका बेस्ट डिस्क्रिप्शन मुझे लगता है, मेरे निगाह से बेस्ट डिस्क्रिप्शन स्टेट का सेकेंड होना चाहिए। दैट्स इट। और कोई? हेलो सर, ऑप्शन ए स्टेट के ज्यादा करीब है और ऑप्शन 2 वेलफेयर स्टेट के ज्यादा करीब है। ऑप्शन चलिए इस क्वेश्चन को क्लोज करते हैं। अगला कोई क्वेश्चन, क्योंकि इसमें क्या है, कोई नया आर्गुमेंट अब नहीं आएगा, हम वो सारे आर्गुमेंट रख दिए हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन। और कोई इशू? सर उसमें जो एक उसमें कह रहे थे कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है, हाँ, सेपरेशन ऑफ पावर, हाँ, इसमें कौन सा कॉलोनी होगा और कौन सा ओरिजिनल होगा? मींस पहले हम बेसिक फीचर में पहले डिफाइन करते हैं कि वी शुड हैव इंडिपेंडेंट जुडिशरी।
हमारे पास इंडिपेंडेंट जुडिशरी अगर है तो इसका मतलब कि सेपरेशन ऑफ पावर अपने आप हो जाएगा ना? नहीं 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 नहीं, सेपरेशन ऑफ पावर तो संविधान में डिफाइन किया गया है। संविधान में दोनों कॉन्सेप्ट हैं, क्लियर कॉन्सेप्ट है, रिटन कॉन्सेप्ट है कि सेपरेशन ऑफ पावर है, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी है। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर कौन सा आर्टिकल? पूरा देखो ना, जो आपने पूरा आर्टिकल है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन क्या है वो, आर्टिकल 50 सेंट्रल स्टेट रिलेशन पूरा देखो ना, पूरा चैप्टर देखो, सेंट्रल रिलेशन क्या है वो, जी जी जी, पूरा सेपरेशन ऑफ पावर है वो। तो अगर आप सेपरेशन ऑफ पावर देखें तो वो सेंट्रल स्टेट रिलेशन क्या है, पूरा पावर सेपरेट कर दिया उसने। अब उस पावर के बाद क्या होगा, झगड़ा होगा। झगड़ा होना स्वाभाविक है, जब भी दो तरह के कोई शक्तियां काम करेंगी। जो आपका पार्ट 11 है, पार्ट 11 क्या है, रिलेशन विद द यूनियन एंड स्टेट। जो रिलेशन क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर है। अब उसके बाद इस सेपरेशन ऑफ पावर में कि कोई इशू आएगा, कौन करेगा उसको डिफाइन, कौन करेगा, जुडिशरी करेगी। तो जो एक सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है फेडरल स्ट्रक्चर की जो 4-5 क्वालिफिकेशंस, पहली क्या है, आप चाहे लिख ले इसको, पहली क्या है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी क्या है, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन स्टेट्स। थर्ड क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। 3 दे दिया उन्होंने। अब 3 में से सवाल क्या है, अपना क्वेश्चन क्या है, क्या क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर कौन सा था वो, 66। Which question number it was? हाँ, 67 नहीं, 67 नहीं, 66 नहीं, हाँ नहीं, वो नहीं था। कमिटेड जुडिशरी किसमें था, कौन सा सवाल था, कमिटेड 70 है सर, 70 है, 70 हाँ। अब 70 क्या कर रहा है, बेस्ट सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी इन ए लिबरल डेमोक्रेसी। लिबर्टी को कौन ध्यान रखता है, अगर एक जुडिशरी कमिटेड हो गई तो क्या लिबर्टी का ध्यान रख पाएगी। अब आप कमिटेड को इंडिपेंडेंट कर दीजिए। जब राज्य से कोई तकलीफ होती है उसका समाधान कौन करता है, न्यायपालिका। राज्य को केंद्र से तकलीफ होती, समाधान कौन करता है, न्यायपालिका। इस में नहीं, मतलब इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो और सेपरेशन इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो, सेपरेशन ऑफ पावर हो, अगर इसी क्वेश्चन ऑप्शन के तौर पे, तो मोस्ट एप्रोप्रिएट कौन सा होगा, पहला इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ओके, सेपरेशन ऑफ पावर का कोई मतलब ही नहीं होगा अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो। हमारा संविधान क्या है, सेंटर ओरिएंटेड संविधान है। संविधान सेंटर जो है स्टेट की पावर को यूजरअप करेगा, कौन समाधान देगा। ओके, गॉट इट। अच्छा, इस सवाल के संदर्भ में आते हैं, लिबर्टी इन ए लिबरल डेमोक्रेसी। लिबर्टी कौन देता है, राज्य ने लिबर्टी का कॉन्सेप्ट दे दिया है, कैसे सेफ गार्ड होगा। और कोई सवाल? नो सर, थैंक यू सो मच। और कोई क्वेश्चन? वी नीड टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ डिस्कशन। क्या है, धीरे धीरे अपने एस्पायरेंट सेटल डाउन कर रहे हैं। आज 53 एस्पायरेंट थे, मेरे ख्याल से 25-30 एस्पायरेंट काम के हैं। धीरे धीरे हम इसको रिमूव करना शुरू करेंगे। 25-30 एस्पायरेंट के साथ हम लोग इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो शायद इसका फायदा क्या है ना, वी नीड टू हैव द थॉट प्रोसेस ऑल्सो। देखिए, ऐसा नहीं है मेरे को सब आता है, ऐसा नहीं आपको सब आता है, लेकिन जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो कोई एक ऐसा व्यू पॉइंट उभरता है जहां से हम दोनों का कॉमन पॉइंट आने लगता है। आज के इतना काफी है, आपका ये पूरा कोर्स हो गया। आई विल टेल यू कि नेक्स्ट क्लास कब लेते हैं हम लोग, देन विल सी फर्दर। सर, आई वांट टू आस्क समथिंग। हाँ बोलो सर। लाइक दिस ईयर सर, जस्ट जुडिशियल कस्टडी एंड पैरोल क्वेश्चन कम सर, हाउ टू प्रिपेयर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन फ्यूचर सर, बिकॉज़ दिस क्वेश्चन रिलेट टू सर आईपीसी एंड सीआरपीसी काइंड ऑफ थिंग। आप मेरा लेक्चर पॉलिटी का सुनो,
कोई सवाल ऐसा है ही नहीं है जो ना हो, मोर और लेस। आप एक बार सुन के तो देखो आप। मैं अपना सोर्स मटेरियल बताता हूं कहां का। मैं सवालों को इंटरप्रेट करता हूं। मैं आपको 5 किताबों का नाम बताता हूं। लक्ष्मीकांत, डीडी बसु, जेएन पांडे, वीएन शुक्ला, एमपी जैन, 5 किताब का मटेरियल उसमें है। और एक किताब है शिरवई की, बहुत कम लोग पढ़ते, 3 वॉल्यूम में है। कुछ रेफरेंस उस किताब से भी है। 2 किताब है, एक किताब हिंदी दोनों में है, भारतीय संसद सुभाष कश्यप की, वो भी है। ये सारे जो सवाल हैं आपको ऐसा नहीं है सीधे मिल जाएंगे। ये सारे सवाल एप्लीकेशन से ही आएंगे। जो पैरोल का सवाल है, यह आप अगर देखो, जो आपका संविधान है, संविधान से ही आ रहा है। आप जो संविधान समझने की कोशिश करो, जो आपका आर्टिकल 21 है मेरे ख्याल से, सॉरी 22 है। आप आर्टिकल 22 आप देखो, वहां से आपको समझ आने लग जाता है। ये सीधा तो कोई सवाल यार यूपीएससी में आता नहीं है। आर्टिकल जो 22 है, आप वो देखो, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन सर्टेन केसेस। आप पढ़िए, आपको आइडिया लगना शुरू हो जाएगा। बहुत सी चीजें आपके एप्लीकेशन से आती हैं धीरे धीरे करके। हम लोगों ने उतना ज्यादा ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाया है, लेकिन अगले बैच में उसको कंप्लीट करेंगे। एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स को और स्ट्रांग करने की कोशिश करेंगे। और हम टारगेट कर रहे हैं कि 2022 में 75 सवाल मिनिमम हमें पढ़ाए हुए। 2021 में 55-60 आए हैं, उसको हम 75+ आराम से कर लेंगे अगर हम लोगों ने थोड़ा सा कोशिश की। लेकिन आप लोग सवाल एग्जाम में सही करके आओ, ये मेन चीज है। मेरे पढ़ाने से क्या होता है, पढ़ा दिया जाए, आपने एग्जामिनेशन हॉल में गलत कर दिया तो बेकार हो गया ना तब तो वो। और जो रेगुलर क्लास में नहीं, मान लीजिए आपने 5 क्लास मेरी छोड़ दी, 5 शौर्य की छोड़ दी, 5 इति की छोड़ दी, और 15 क्लास में से 3 सवाल आ गए, तो आप प्री फेल हो गए ना आप। अगर आप रेगुलर क्लास नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा। या तो आप में इतनी ताकत हो कि आपको किसी मेंटर की जरूरत नहीं है, तो बात अलग है। तब तो बहुत से लोग होते हैं ना, उनको किसी की जरूरत नहीं है, वो अपने में सफिशिएंट होते हैं, मेंटर की उनके कोई जरूरत नहीं, तो अलग बात है। अगर आपको मेंटर चाहिए, आप खुद नहीं पढ़ पा रहे हो, तो आपको रेगुलर करना पड़ेगा ना। अब ऐसा तो मैं कह नहीं सकता हूं कि साहब ये 25 लेक्चर में सवाल आएंगे। मान लो अगले साल के लिए मेरे पास, मान लो हमने 250 लेक्चर किए, अगर मान लो 250 लेक्चर में से आपने अगर मान लो 40 लेक्चर मिस कर दिए, उस 40 में से 4 सवाल आ गए तो आप फेल कर जाओगे। क्योंकि अगर सारे सवाल तो सही नहीं होते ना, वो 4 तो गलत ही हो जाएंगे। आप रेगुलर क्लास करोगे तो पूरी संभावना है आप प्री पास करोगे, पूरी संभावना है। रेगुलर क्लास करोगे, 10-12 घंटे पढ़ोगे, पक्का पास करोगे आप। देखिए, इस पेपर का बहुत बड़ा हवा था, लेकिन हम लोगों ने जो अपने 3-4 सेशन में एनालाइज किया, पेपर का हवा खत्म हो गया होगा। निश्चित रूप से आपको लगा होगा पेपर इतना कठिन नहीं है जितना हंगामा हो रहा है। तो अगर आप रेगुलर करने की कोशिश करोगे, निश्चित उस फर्क आएगा। और हमने इन 100 सवालों को 1000 सवाल में कन्वर्ट किया होगा, ज्यादा ही किया होगा। 2022 का सवाल हो या पीसेट फिल्म का सवाल हो, आप देखिएगा इसमें सवाल फिर मिलेंगे। देखिए, एक थीम बनी है यूपीएससी की। देखिए, पॉलिटिकल साइंस का एक सवाल निकाल दिया रिव्यू से ही। भाई जो रिव्यूज कैसे, दिमाग ऐसे ही फैकल्टी काम करती है। अब आप 4 दिन क्लास करो, 4 दिन मत करो, मनाए न करो, तो फिर तो नहीं होगा ना यार। सर पैरोल वाला क्वेश्चन जो था वो करंट पे भी ज्यादा था, क्योंकि यस यू आर राइट, यस यू आर एकदम करेक्ट था, एकदम करेक्ट बताओ। देखिए, मैं एक चीज पिछले 2 साल से कह रहा हूं कि सिविल सेवा परीक्षा करंट अफेयर्स ओरिएंटेड हो चुकी है। आप मेरा क्लास देखो, शौर्य का क्लास देखो, वी हैव ट्राइड हार्ड टू कन्विंस यू कि भैया करंट अफेयर की तरफ जाओ। मैंने जो आपको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन पढ़ाया, सॉरी डिमांड पुल इन्फ्लेशन पढ़ाया, वो करंट अफेयर्स है, उसमें कुछ इकोनॉमिक्स नहीं है। आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते तो जो मैंने पढ़ाया था सब मिल जाता आपको मोर और लेस। नित्या को मैंने इंटरव्यू में सब पढ़ाया हुआ है। नित्या नहीं है, चली गई। तो आप अगर न्यूज़पेपर पे काम करो तो निश्चित रूप से बेहतर होगा।
पैरोल का सवाल करंट से है, निश्चित रूप से करंट से है, तो कोई दुराई बात नहीं है। करंट में ये सारे इश्यूज आते रहते हैं। हम लोग जल्दी ही शुरू करने जा रहे हैं, करंट्स का रेगुलर सेशन करते हैं, जो करंट से बहुत फायदा होता है। और करंट अफेयर साथ खास बात क्या, अगर आप लगातार पढ़ो तो आफ्टर सम टाइम आपको पढ़ना कम पड़ता है। जैसे आप याद करो, अपूर्वा ने कहा था कि कई बार होता था कि हमको पेपर में कुछ नहीं मिलता था, चूंकि न्यूज रिपीट होती थी। बात एकदम सही है। जब इन लोगों का इंटरव्यू पास आ रहा था तो मैं इनको बोलता था कौन कौन सी न्यूज पढ़ो, तो मैं बोलता था इस न्यूज को मत पढ़ो, क्योंकि न्यूज रिपीट है, इसमें कुछ फैक्ट नहीं है। एनीथिंग मोर? नो सर। तो शो आई क्लोज इट? ओके, टेक केयर, विल सी यू सून। थैंक यू सर। थैंक यू सर।